नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में। कई दिनों के बिहार दौरे के बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम इस नए चुनावी स्टूडियो में लौटी है और अगले 2 घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से हैं वो मुद्दे जो तय करेंगे कि बिहार 2025 विधानसभा चुनाव कौन जीतने वाला है। कुछ एक्स फैक्टर्स हैं जो कि ये तय करने वाले हैं कि इस चुनाव में किसका बल्ला चलेगा। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो कि तय करेंगे तमाम राजनीतिक खिलाड़ियों की तकदीर। सबसे पहले और सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा इस वक्त यह है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है 2010 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग इस दफा 2025 के चुनाव में हुई है। 9% 2020 की तुलना में चुनावी टर्नआउट बढ़ा है। इसका आखिरकार प्रभाव क्या होगा और किसकी दिशा में ये एक्स्ट्रा वोट्स क्या हैं, इस पर नजर रहने वाली है। तमाम पंडितों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़े हुए टर्नआउट का चुनावी नतीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो है 10,000 रुपए जो जीविका दीदियों को दिए गए हैं नीतीश कुमार द्वारा महिला रोजगार स्कीम के तहत। क्या ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है? करीब 2 दशक से नीतीश कुमार की बिहार में एक ना एक तरीके से सरकार रही है। थोड़ा रोष लाजमी है, लेकिन क्या करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को अब तक 10,000 रुपए मिले? उनमें से कई से अलग अलग राज्य अलग अलग शहरों में हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन पर असर पड़ा है। लंबी लंबी कतारें इस चुनाव में महिलाओं की देखी गई वोटिंग के दिन। क्या ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है? तीसरा बड़ा मुद्दा जो कि तय करेगा बिहार की तकदीर वो ये है कि युवाओं में थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा गुस्सा, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी इस वक्त की जिंदगी कैसी है, बाकी राज्यों में युवाओं की जिंदगी कैसी है। वो एक तरफ तेजस्वी की तरफ देखते हैं, कुछ हद तक प्रशांत किशोर की चर्चा करते हैं, क्या उनके लिए वोट पड़ेगा। दूसरी तरफ महिलाएं बहुत खुश हैं काफी हद तक कि नीतीश कुमार ने उन्हें स्थिरता दी है। चूंकि वहां पे शराबबंदी थी, इस वजह से भी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और 10,000 रुपए भी उनके बैंक अकाउंट में आए हैं। तो ये 2 फैक्टर्स एक साथ प्ले आउट कर रहे हैं बिहार के चुनावी मैदान में। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो ये है कि क्या तेजस्वी यादव और एमजीबी अपना जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव के पार ले जा पाएंगे? क्या जैसे वीआईपी को जोड़ने की कोशिश की गई, तो क्या मल्ला वोट वाकई में इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ पड़ता है या नहीं? क्या ये जमीन पे होगा? इन सब मुद्दों पे एक एक करके हम इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करने वाले हैं चुनावी आंकड़ों के जरिए। और हमारा इलेक्शन गुरु भी तैयार है जिससे मैं अभी 1 मिनट में आपकी मुलाकात कराने वाला हूं। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे तो खूब छाए रहे हैं। लोगों ने उनके वीडियोस को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, देखा है, लेकिन क्या उनकी जन स्वराज पार्टी को वोट पड़ेंगे या नहीं, और पड़ेंगे तो किस हद तक पड़ेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बिहार चुनाव पर। पहले फेज के बाद किस तरह का फीडबैक आ रहा है, कुछ देर में हम उस पर नजर डालेंगे कि पीके की पार्टी का क्या प्रभाव होगा इस चुनाव पर। जो फेज 2 है इलेक्शंस का वो सीमांचल के इलाके में हो रहा है। पिछली दफा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की सीटों पर आरजेडी का काम बिगाड़ा था। 5 उनके उम्मीदवार जीते भी थे, उनमें से 4 आरजेडी में चले गए। इस दफा क्या वहां के जो मुस्लिम वोटर्स हैं एक बार फिर से एआईएमआईएम और ओवैसी को पसंद करेंगे, या उनको लगेगा कि ओवैसी को वोट देना यानी वोट वेस्ट है, और इस दफा क्या वो एमजीबी के साथ ही रहेंगे? ये एक और एक्स फैक्टर इस चुनाव में है। वोट चोरी का आरोप बार बार राहुल गांधी हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी वो पत्रकारों से मिल रहे हैं वो लगा रहे हैं। क्या इसका जमीन पर कुछ प्रभाव है? हमारे इलेक्शन गुरु की टीम ने तमाम आंकड़ों को देखा सीट बाय सीट कि कितना असर एसआईआर में जो नाम हटाए गए उनका पड़ा है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सीटों पर। उसका असर वोटिंग परसेंटेज पे क्या पड़ रहा है, इस पर भी हम नजर डालने वाले हैं। और आखिर में एक्स फैक्टर ये कि कई सारे युवा प्रवासी जो कि अलग अलग राज्यों में काम करते हैं वो दिवाली के लिए, छठ के लिए बिहार लौटे। उनमें से कई रुक गए हैं। कई सारी सूरत की फैक्ट्रियां कर्नाटक में, तमिलनाडु में इस वक्त काम नहीं कर रही क्योंकि वो युवा अभी लौटे नहीं हैं। उनमें से वो चाहते हैं कि वोट दे के ही लौटे। ये जो प्रवासी हैं क्या वो पारंपरिक जातिगत आधार पर ही वोट डालेंगे, या फिर वो सोचेंगे कि वो एक युवा वोट के तौर पे, जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा केजरीवाल के पक्ष में वोट पड़ा क्योंकि क्लास इलेक्शन बन गया, कास्ट इलेक्शन की जगह, क्या बिहार में भी वो संभव है या यहाँ पर जाति ही हावी रहने वाली है? तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग अगले 2 घंटे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा हमारा इलेक्शन गुरु तैयार है और हम आपको तमाम चुनावी आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं हमारे मेहमानों से जो कि इस कार्यक्रम के दौरान अपना एनालिसिस हमें देने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं अखिलेश शर्मा से। अखिलेश शर्मा
एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। स्वागत है अखिलेश, आइए अपनी जगह पकड़िए। आइए, वेलकम अखिलेश। नया स्टूडियो है, पुराना चैनल नया स्टूडियो, आइए स्वागत। सतीश के सिंह मेरे पूर्व संपादक रह चुके हैं, मेरे पहले बॉस थे। स्वागत है सतीश जी आपका। बिहार को जितना ये जानते हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं बिहार को। सतीश जी आइए। अजीत झा है हमारे साथ, बिहार से आते हैं। अभी हाल ही में हम लोग दूसरे चरण से पहले दौरा कर रहे थे बिहार का, तो किशनगंज में, पूर्णिया में खूब धक्के खाए इन्होंने हमारे साथ। आइए अजीत जी, स्वागत है आपका। मैं बुलाता हूं विजय त्रिवेदी को। विजय त्रिवेदी जो एनडीटीवी इंडिया के दर्शक हैं, सब जानते ही हैं, बहुत साल तक एनडीटीवी इंडिया की टीम में थे। अब स्वागत है आपका विजय जी, स्वागत है। और आखिर में शुभ्राष्ट्र हैं हमारे साथ, चुनावी विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आइए, कैसी हैं आप? वेलकम, प्लीज आइए। और इसके अलावा कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम के लिए। मैं सबसे पहले फोकस करना चाहता हूं कि जो बढ़ा हुआ टर्नआउट है उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा इस वक्त जो विषय है जिस पे चर्चा हो रही है वो यही है कि अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो उसके मायने क्या हैं। तो दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहले तो ये कि वाकई में टर्नआउट बढ़ा है, लेकिन एसआईआर के चलते करीब 4% वोट, ओवरऑल वोट जो है वो कम भी हुए थे, क्योंकि करीब 4% ओवरऑल वोटर लिस्ट जो थी वो छठी थी, क्योंकि जो लोग डुप्लीकेट हैं या वहां नहीं रह रहे थे उनके नाम हटाए गए। 2020 के चुनाव में 56.2% वोट पड़ा था, वो बढ़कर जो इलेक्शन कमीशन के आखिर के आंकड़े आए उनके हिसाब से 56.1 पहुंच गए, यानी करीब 9% अगर वोटिंग बढ़ी है तो इसका फायदा किसको होने वाला है। जैसे मैंने कहा, जब आप इस 61% के आंकड़े को देखते हैं, याद रखिएगा कि एसआईआर के चलते 4% तो वोट कम ही हुआ था, क्योंकि इनके नाम हटके थे, वोटर लिस्ट से इन वोटर्स के नाम हटाए गए। तो ये जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है उसका क्या असर पड़ेगा, सबसे पहले इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सतीश जी, आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या फीडबैक आ रही है जमीन से? ये जो इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, एनडीए उसको देख के सोच रहा है कि इससे हमें फायदा है। तेजस्वी से हमने बात की पूर्णिया में, उन्होंने कहा कि नहीं, ये युवा आ रहे हैं, हमें वोट दे रहे। तो 9% का फायदा किसको होगा सतीश? देखिए, फायदे की बात तो नहीं कहेंगे, दोनों अपने अपने दावे हैं, लेकिन 5 प्रमुख कारण हैं जिससे वोटर बढ़ा। क्योंकि पिछली बार जो है कोरोना के टाइम पे ये चुनाव हुआ था, उसके जस्ट बाद। दूसरा है कि आप देखिए तो मोबिलाइजेशन, जब 3 फोर्स हैं वहाँ, नया भी आ गया, पीके भी आ गया, तो मोबिलाइजेशन बहुत है। एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर मेरी नज़र में है, मैं वहीं से हूँ, तो लोग को इस बार शंका थी कि मेरा वोट है कि नहीं, तो अपना पहचान स्थापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए भी लोग वोट देने आए। और एक और कारण जो है, देखिए 10,000 का तो फर्क तो पड़ेगा ही, और महिला युवा का तो फर्क पड़ेगा ही, ये मुख्य कारण है। और मैं समझता हूँ इसी कारण जो है ये एक दुविधा है, एक बहुत तरह का इसके ऊपर परत जम गई है कि आखिर लोग किसके लिए वोट देने आए हैं। मेरे ख्याल से सबके लिए वोट देने आए हैं, इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रवासी सिर्फ एनडीए के लिए आया या महागठबंधन के लिए आया, जन स्वराज के लिए आया। जी, वोटिंग तो खूब बढ़ गई है अजीत जी, लेकिन किसी को ये गारंटी के साथ मालूम नहीं कि वोट किसके बढ़ रहे हैं। और इसमें ख्याल इस बात का भी रखना है कि एसआईआर के चलते करीब 4% वोट कम भी हुआ था, वोटर्स की संख्या कम हुई थी, और इस वजह से भी लग रहा है कि ज्यादा वोटिंग हुई है। आपके हिसाब से ये जो बढ़ा हुआ टर्नआउट है क्या संकेत दे रहा है? परंपरागत क्या होता है, जब टर्नआउट बढ़ता है तो ऑपोजिशन को, चैलेंजर को फायदा होता है। बट इस चुनाव में जब हम पूरा घूमे एक साथ बिहार, तो हमें लगा कि इसमें एंटी इनकम्बेंसी वोट है ही नहीं। इसमें वोट यदि है तो यंग वोट है चेंज के लिए, और साथ ही साथ महिला वोट है नीतीश जी के लिए। तो मुझे लगता है कि इसलिए इस बार जो वोट बढ़ा है वो दोनों तरफ से, नीतीश जी के लिए महिला वोट जो मैंने कहा, और जो जनरेशनल वोट है, हो सकता है वो 2-3 भाग में बट जाए, स्पेशली तेजस्वी जी के लिए, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के लिए। फाइनली एक फैक्टर आपने जो कहा राहुल, कि डिनोमिनेटर को यदि काट दिया जाए तो टर्नआउट का जो इक्वेशन होता है कि नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय रजिस्टर्ड वोटर्स, तो रजिस्टर्ड वोटर्स कट गया तो न्यूमरेटर वैसे भी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा कई सारे जिनके नाम थे वोटर लिस्ट में वो अब चूंकि नहीं है, इस वजह से लग रहा है कि टर्नआउट ही बढ़ गया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आइए देखते हैं कि किस सीट पर, कितनी सीटों पर कितना वोट का मत जो है वो बढ़ा है, क्योंकि बहुत अहम है ये अखिलेश देखना कि
जो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं। सबसे पहले तो इस बात पे गौर कीजिए। दूसरा, अगर आप देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं तो देखिए बक्सर में करीब 6.2% वोट बढ़ा है, सीवान में 6.8, नालंदा में 7.2, दरभंगा में 7.3, भोजपुर में 7.6, पटना में करीब 7.9। 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि सभी जगह पे वोटिंग बढ़ी है। सबसे ज्यादा शायद बेगूसराय में जहां पर 9.7, इसके बाद खगड़िया में 9.5, सारण में 9.1 और मधेपुरा में 8.1। तो हर डिस्ट्रिक्ट में वोट बढ़ा है, हर सीट में वोट बढ़ा है। अब सवाल ये अखिलेश कि ये जो इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है इसका फायदा किसको, नुकसान किसको? देखिए, परंपरागत रूप से माना जाता है राहुल की जब वोट बढ़ता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है, यानी सरकार के खिलाफ वोट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सतीश जी ने जो फैक्टर बताए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें जो सबसे आखिर में उन्होंने बताया वो सबसे पहले आना चाहिए था कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ये आंकड़े नहीं दिए कि पुरुषों की संख्या कितनी रही है, महिलाओं की संख्या कितनी रही है, लेकिन जो अभी प्राथमिक आकलन है वो ये बता रहा है कि महिलाओं ने करीब 8% अधिक वोट दिया है पुरुषों की तुलना में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए नीतीश कुमार की जो अपनी लोकप्रियता है, जो उनकी अपनी योजनाएं हैं, उनके चलते मुझे लगता है कि महिलाओं ने अधिक वोट दिया है। आइए एक परसेंटेज के तौर पे देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी सीटों पर किस हद तक वोट पड़ा है, क्योंकि उससे थोड़ा अंदाजा होता है कि जो ज़्यादातर सीटें हैं उन पर औसतन कितना वोट बढ़ा है। तो अगर हम लोग 0 से 2.5% पे देखते हैं तो आप पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज की अगर आप सीटों को देखते हैं तो आप हर ही तरफ वोट एक एक करके बढ़ता जा रहा है। कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां पर वोटों का जो आंकड़ा है पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं शुभ्राष्ट्र से, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है उसको लेकर नीतीश कुमार और एनडीए को लग रहा है कि उनको फायदा होने वाला है। क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया है, क्योंकि सभी पार्टियां दावा ठोक रही हैं कि हमारा वोट बढ़ा है? जी, मुझे लगता है जो अभी बात हो रही थी कि वोट किस बेसिस पे दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि सिर्फ कंटिन्यूटी पे वोट नहीं दिया जाता, डिलीवरी पे भी वोट दिया जाता है। महिलाओं के केस में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं रही, जो भी फर्स्ट टाइम एडवांटेज के साथ उन्होंने नई नई स्कीम्स लॉन्च की, उसके साथ ही ये 10,000 रुपए का जो डीबीटी हुआ है उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जेडीयू ने जिस तरीके से कैंपेन किया है, जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से जाकर कैंपेनिंग की है, उसमें बार बार इस बात को रेखांकित किया गया है कि ये संभवतः नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है और ये शायद महिलाओं की तरफ से नीतीश कुमार जी को क्या दिया जा सकता है उस रूप में कहीं ना कहीं इस कैंपेन की व्याख्या की गई है। आपकी राय में ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ रहा है या लग रहा है कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वोट बढ़ गया है, किसको फायदा होने वाला है इसका? देखिए राहुल, मुझे लगता है ये इलेक्शन तेजस्वी के साथ शुरू हुआ था और अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। पहले तेजस्वी के इर्द गिर्द शुरू हुआ, महागठबंधन के एंटी इनकम्बेंसी को लेकर और एक युवाओं को लेकर जो बात शुरू हुई थी, और अब ये इलेक्शन पहुंच रहा है नीतीश कुमार जी तक। तो नीतीश कुमार जी तक पहुंचकर अब उसमें क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा 8% के करीबन महिलाओं का वोट बढ़ा है। SIR को हम छोड़ दें, उसके अलावा भी तो 8% वोट, 10,000 रुपये, और वो जो ट्रेन्स दिल्ली से, बेंगलोर से, सूरत से, बड़ौदा से वोटिंग के समय तक पहुंची हैं, उसके पहले पहुंची हैं, और जो ट्रेन्स वापस नहीं आई छठ के बाद, वो सब भी वोट वहाँ पर बढ़ा है। अब वो उसमें जो वोट है, प्रवासी वोट में तो ज़्यादातर वोट तेजस्वी के साथ माना जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली से और बाहर से 6 तारीख के लिए वोट गए वो एनडीए का वोट है। तो 10,000 रुपए हो रही थी गुजरात में, जिन्होंने बात कही कि अब तक उनकी फैक्ट्रियां सूरत में नहीं शुरू हो पाई हैं, काम नहीं वहां पे चल रहा है क्योंकि छठ के बाद जो प्रवासी हैं वो लौटे नहीं। आइए इलेक्शन गुरु पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि फेज 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि 121 सीटों पर वोट पड़ चुका है। उसके बाद अब दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट पड़ने वाला है। पिछली दफा उनमें से 66 सीटें एनडीए की थी, महागठबंधन की 49 सीटें थी और 7 अदर्स थी। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखते हैं, याद रखिएगा कि पहले चरण की जो सीटें थी वहां पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जो दूसरे चरण की सीटें हैं 2025 के चुनाव में, वहां पर बीजेपी की 42 सीटें थी, आरजेडी की 33, जेडीयू की 20, कांग्रेस की 11, सीपीआईएमएल की 5। आइए हम आपको स्टूडियो के बाहर अपने मेहमानों से मिला देते हैं।
सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं यशवंत देशमुख के पास। यशवंत देशमुख सी वोटर चलाते हैं, इनकी टीमें इस वक्त जमीन पर हैं और ये अपना एग्जिट पोल कर रही हैं। 11 तारीख को एक बार फिर से यशवंत देशमुख हमारे साथ होंगे और बताएंगे कि क्या जमीन पर वाकई में चल रहा है। जय मृग हमारे साथ हैं, कई सारे जो आप आंकड़े देख रहे हैं इलेक्शन गुरु पर और साथ ही साथ एनडीटीवी इंडिया की इस कवरेज में वो जय मृग के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाए हैं। बिहार को मेरे 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 हिसाब से जितना मनीषा प्रियम जानती हैं उतना बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये घूमती हैं, वहाँ पर रिसर्च करती हैं, बहुत पढ़ाई करती हैं, बिहार से ही आती हैं। हमारे साथ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, देश के मशहूर पत्रकार, मेरे पूर्व बॉस प्रभु चावला हैं। प्रभु जी स्वागत है आपका, वेलकम। और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी। अमिताभ तिवारी पहले तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करते थे, लेकिन सूट बूट छोड़कर अब राजनीति में घुस गए हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, आंकड़ों का खेल देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। यशवंत, हम तो बता रहे हैं कि वोटों का आंकड़ा क्या कह रहा है, आपकी टीमें तो इस वक्त बिहार में हैं, लोगों से बात कर रही हैं, थोड़ा तो इंडिकेट कीजिए, आइडिया दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपको क्या पता चल रहा है आपके पोस्ट पोल स्टडी में। राहुल, पोस्ट पोल के आंकड़े तो हम चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद ही आपसे शेयर कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो ट्रैकर में हम लोग लगातार बात कर रहे थे उसमें से एक साल में कुछ ट्रेंड लाइंस बहुत क्लियर थी। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर थे, ये हम लोगों ने एक साल में 3% से 23% तक की उनकी पॉपुलैरिटी की जर्नी देखी। साथ में ये भी बात देखा कि भाई इसमें से वोट में एक्चुअल कन्वर्जन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। नई पार्टी है, हमको उसके लिए केवल चुनाव के नतीजों का ही इंतजार करना पड़ेगा। पोस्ट पोल में भी एक आइडिया हमको लगेगा, लेकिन उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं हो सकता नई पार्टी होने के कारण। लेकिन एक चीज 3 महीने के अंदर हम लोग ने देखी, वो ये कि नीतीश कुमार का जो एक लेटेंट ट्रैक्शन था, जिसे आप सोया हुआ ट्रैक्शन कह सकते हैं, जिसे शायद हम सभी लोग नापने में उस तरीके से हिचक रहे थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो दिख नहीं रहे थे। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि उनको कट शॉट करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये चर्चा हो रही थी कि जेडीयू की सीटें 30 के आसपास, 35 के आसपास छिटक जाएंगी और महाराष्ट्र मॉडल जो है वो दोबारा अप्लाई किया जाएगा। लेकिन एक चीज तय थी कि हमको आंकड़ों में कहीं पर भी नीतीश कुमार से कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ऊब दिखाई दी। ऊब का सेंटिमेंट और नाराजगी का सेंटिमेंट, ये दो अलग अलग सेंटिमेंट है। शायद ये बार बार बोलने के बाद में भी हम लोगों के अपने जो एक कह सकते हैं हिचक होती है पत्रकारों की भी चीजों को समझने में, फील्ड में जाने में, कहीं ना कहीं वो एक अंदर से अपने सारे सहयोगियों के बीच में हमको दिखाई दे रही है। और जो 10,000 योजना की जब बात हुई राहुल, तो ऐसा लगा कि एक सिस्टम रिबूट हो गया। वो सिस्टम रिबूट कोई मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान योजना वाला या एकनाथ शिंदे वाला नहीं था, या फॉर दैट मैटर विपक्ष की बात करें तो महतारी सम्मान योजना वाला हेमंत सोरेन वाला भी नहीं था, क्योंकि वो सिस्टम एक बार के ट्रांजैक्शनल की तरह थे। जो सिस्टम रिबूट दिखाई दिया बहुत बड़ा, वो ये कि बिहार की एक बहुत बड़ी 46%, 47% का जो महिलाओं का वोट बैंक है, उनको इस योजना ने एकदम से रिबूट करके याद दिलाया कि उनके बारे में सबसे संजीदा पॉलिटिक्स और पॉलिसी प्लानिंग करने वाला अगर कोई नहीं, पर इसके बाद विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि ये तो वोट खरीदने की कोशिश है। मैं राजीव प्रताप रूडी के पास आपको लिए चलता हूं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से ही सांसद हैं। रूडी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये 10,000 रुपए जो दिए गए जीविका दीदियों को, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, ऐसा बहुत सारे चुनावी विश्लेषक बोल रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे बिहार की जो वित्तीय स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ये आपकी पार्टी द्वारा और एनडीए द्वारा वोट खरीदने की, चुनाव खरीदने की कोशिश नहीं है? मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो इस चर्चा में आप राहुल कह रहे हैं कि जीविका दीदियों को पहली बार पैसे दिए गए, पहले भी उन्हें पर्याप्त नहीं, पर 10,000 रुपए कभी नहीं दिए गए सर। ये इतनी बड़ी रकम पहली दफा दी गई। नहीं, अब नहीं, 10 नहीं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। और हर सेवा समूह को, हर जीविका समूह को पिछले 5 से 7 वर्षों में मोटे तौर से 8 से 10 लाख रुपए जा चुके हैं। अगर आप पता लगा लें तो ये एक समूह का है, और ये अगर अभी गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर देखिए, आप सब लोगों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आप लोग इसको जीविका पर ला रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव
आप कुछ विश्लेषण कर रहे थे, मैं जोड़ देता हूं क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहेगा। चुनाव में विपक्ष आरजेडी और कांग्रेस को होना चाहिए था, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के खिलाफ। पूरे साल विपक्ष बने रहे प्रशांत किशोर। जो आवाज आरजेडी जेडीयू का था वो प्रशांत किशोर ने चुरा लिया। जब चुनाव के समय आया तो प्रशांत किशोर का अपना वोट खत्म हो गया, उनके पास कोई वोट नहीं था, उनका चेहरा समाप्त हो गया, वो खुद चुनाव से बाहर चले गए। परिणाम ये हुआ कि बहुत चुप चुप एक वातावरण एनडीए के पक्ष में बना। कोई उत्साह बाजार में नहीं था, लेकिन अगर आप मतदाताओं की आंख में देख सकते थे, उनके करीब जाकर बात कर सकते थे, तो इस बार पूरा का पूरा ये प्रो इनकम्बेंसी है। वो भी हम छोड़ देते हैं, जंगल राज छोड़ देते हैं जो पुराना इतिहास है, एक प्रो इनकम्बेंसी। और इस बार का चुनाव एक भरोसे पर हुआ है, एक विश्वास पर हुआ है, और नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा भरोसा बिहार की जनता ने जताया है। ये प्रत्यक्ष रूप से अब वोटों की, अब मेरे यहाँ छपरा में 9.1% है। पिछले बार 10 में से हम मात्र 3 सीट जीते थे। इस बार पूछिए तो हम 10 में से 8 सीट जीतेंगे, 2 तो हमको मिला ही नहीं। तो परिस्थितियां बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर बदल चुकी हैं। मैं सभी विश्लेषकों के सभी विषयों से पूरी तौर से सहमत हूं, और आप सबके विश्लेषण से मुझे दूर दूर तक ये समझ में आने लगा है कि इस बार एनडीए की भारी बहुमत मिलने वाली। दूसरे चरण के अगर वोटिंग की बात करें रूडी साहब, तो पिछली दफा सीमांचल के इलाके में भाजपा को मदद मिली थी क्योंकि ओवैसी जी ने कुछ हद तक मुस्लिम वोट काट दिए थे, 5 एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते भी थे। इस दफा जब हम लोग किशनगंज में, पूर्णिया में अलग अलग जगह पर चुनावी दौरा कर रहे थे, तो लगा कि कुछ वोटरों को पता चला कि यार इससे तो हमारा वोट वेस्ट हो गया। 4 तो उनके छोड़ के भाग गए। वो बोलते अच्छा है, युवाओं के बीच में आकर्षण, लेकिन इस दफा वोट नहीं देंगे क्योंकि अल्टीमेटली वोट वेस्ट हो जाता। तो आपको लगता है जो मुस्लिम वोट्स पिछली बार स्प्लिट हुए थे, जो बंटवारा हुआ था, इस दफा शायद ना हो, इस वजह से जो आपको पिछली दफा फायदा हुआ था जेडीयू को, बीजेपी को सीमांचल के इलाके में, इस दफा शायद ना हो? वो 6 सीट हम आरजेडी को, कांग्रेस को दे देते हैं, उसके बाद की बात कर लीजिए। ये सब कहना, और वैसे भी बिहार के मुसलमानों को तो सबने बड़ा बेचारा बना दिया कि ओवैसी जी चले आते हैं, लेकिन जैसे बिहार के मुसलमान बड़े अच्छे हैं। अब दुर्भाग्य क्या है, बिहार के अच्छे दिखने वाले मुसलमानों का चेहरा जुड़ जाता है आरजेडी से, देश के सिविल लेवल पर जुड़ जाता है कांग्रेस के साथ, इसलिए उनका थोड़ा सा वोटिंग पैटर्न गड़बड़ होता है। उनका वोट जिसको देना है वो दे दे, लेकिन जिस मिथिलांचल के बेल्ट की बात करें, कोसी की बेल्ट की बात करें, उस पूरे बेल्ट की बात करें, हम मान के चल रहे हैं कि हमको जितना वोट मिलता था उतना ही मिलेगा। लेकिन इस बार एसआईआर के बाद वो वोट जीतने का कारण भी बन सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और जहां 80% मुसलमान और यादव हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा वोट वहां पर बढ़ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। हम तो कुछ सीटें मान के चलते हैं उनके पास है, लेकिन वो पूरा बिहार नहीं है। और इस बार के मतदान में मैंने देखा है कि जो आक्रामक तेवर मुसलमानों का होना चाहिए था, बड़े निराश हैं। उनको हर तरफ से धोखा मिला है, चाहे वो कांग्रेस से मिला हो या आरजेडी से मिला हो, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। और ओवैसी जी का अपना सैटेलाइट पॉलिटिक्स है, वो आते हैं। आजकल बिहार के राजनीति में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स बहुत हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर लोग कैंडिडेट्स ला रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, कोई कलाकार है, कोई कुछ है, कोई है। हम सब लोग उस फेज़ में एंटर किए हैं जो एसओएस का फेज़ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होता है। एनडीए को इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? जन स्वराज ने विपक्ष का काम किया, डिजिटल पर, सोशल पर खूब उनके वीडियो रील चले। आपके हिसाब से क्या फीडबैक आया आपको फेज 1 की पोलिंग के बाद कि कितना प्रभाव पड़ेगा जन स्वराज की पार्टी? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, मैंने आपको स्पष्ट कर लिया कि जन स्वराज दिल्ली में आइए तो यहाँ के एडिटर्स, बॉम्बे जाइए, हैदराबाद जाइए, कहीं भी भारतवर्ष में जाइए, सोशल मीडिया का उनका इतना जबरदस्त प्रभाव था कि लगता था कि बिहार में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सिर्फ प्रशांत किशोर है। और पूरे भारत में ऐसा माहौल था। लेकिन हमारे जैसे पॉलिटिकल लोग तो थोड़ा बहुत राजनीति समझते हैं, 7 बार लोकसभा में और 1 बार विधानसभा में पहुंचे, मुझे पता था कि उनका कहीं वोट नहीं है। और उनका चेहरा सामने लाके, वो तो शुरुआत से कभी आरजेडी कांग्रेस को तो बोले नहीं कुछ, वो तो एनडीए का वोट बैंक वो चुराना चाहते थे और बनना चाहते थे। उनका अपना बेस, पॉलिटिकल बेस नहीं है। और उनके बारे में, हम बिहार अभी जाति से जुड़ा हुआ है। मैं अगर राजपूत हूँ तो लोग मुझे पहले राजपूत देखते हैं, तब बीजेपी देखते हैं। अगर उन्होंने शुरू किया होता कि मैं ब्राह्मण हूँ तो थोड़ा वोट उनके साथ टिक जाता। वो तो उन्होंने देश का राजनीति पकड़ के बिहार बदल देंगे। बिहार बदल चुका है, बिहार ठीक हो चुका है। उनके नारा का प्रभाव नहीं था। बिहार में अगर कभी आइए, आप खुद तो आप तालाब में कूद गए थे इस बार। अब आपने तो इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया, आप और राहुल जी ने भारतवर्ष में। आप मखाना के पौंड में कूद जा रहे हैं, वो मछली के पौंड में कूद जा रहे हैं। अब सब नेता को कहीं ना कहीं, अब देखिएगा आने वाले दिनों में
बहुत लोगों को नदी तालाब में कूदना पड़ेगा, लेकिन आपका कूदना तो समझ में आ गया। बट राहुल जी किस मछली को पकड़ने के लिए मतलब कमाल हो रहा है बिहार में। एक तो स्टेज पर डांस गाना और दूसरी तरफ आप जैसे पत्रकार तालाब में कूद जा रहे हैं। पॉलिटिशियन, हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स अब क्या कर रहे हैं बिहार में। चलिए, आप कम से कम एनडीटीवी इंडिया की कवरेज को देख तो रहे हैं, लोग बड़े ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में लगे रहे और आपका वीडियो खूब चला जो आप मखाने के, आप ध्यान रखिएगा, डूब नहीं जाइएगा, नहीं तो बड़ा संकट होगा भारत के जर्नलिज्म के फील्ड में। नहीं, असल में हम लोग सब मखाना खाते हैं आजकल, उसका सीआरपीएफ के उनका बंदूक गिला हो गया, प्रचलन बढ़ रहा है मखाना खाने का। लेकिन आपने अच्छा खेती किया, कैसी होती है? अप्रिशिएटेड जिस तरह से आप तालाब में कूदे। लेकिन हु वाज इंस्पायर्ड? राहुल जी को आपने इंस्पायर किया कि आपसे राहुल जी इंस्पायर्ड हुए? नहीं, अब देखिए, इस सब पछड़े में अपने को नहीं पढ़ना, राजनीति करना आपका काम है, सवाल पूछना बाकी से वो मेरा काम है, मैं अपना काम करूंगा। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी नमस्कार रूडी जी। प्रश्न आपसे यही था कि इस पूरे चुनाव में एक ही सदाबहार सवाल रहा है, वो रहा है नीतीश कुमार जी को लेकर। ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी इलेक्शन है। फिर ये भी पूछा गया दूसरी तरफ से महागठबंधन की ओर से कि एनडीए क्यों नहीं बताता कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब जबकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के लिए प्रचार पूरा हो चुका है, आपसे सीधा प्रश्न ये कि अगर एनडीए जीतता है 14 नवंबर को, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? मेरा सीधा जवाब है और मेरा ही एक सेंटेंस है जो बिहार के चुनाव का टैगलाइन बन गया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पूरे बिहार का टैगलाइन रहा है, शायद आप मिस कर गए होंगे। तो ये जो था 25 से 30 नीतीश, चुनाव प्रक्रिया पर ये सतीश के सिंह आपसे एक सवाल पूछेंगे। सतीश जी। राजीव प्रताप रूडी जी नमस्कार जी। अब जो सवाल ये है कि रूडी जी नमस्ते, तो कह रहे हैं सतीश कि नीतीश जी हैं रहेंगे, नीतीश जी हैं रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने आज अपना लास्ट मीटिंग भी कर लिया बिहार में, उनके मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है कि भाजपा की इच्छा है या भाजपा के प्रदेश की इच्छा है कि केंद्रीय बीजेपी की इच्छा कुछ और है? बिहार की जनता की ये इच्छा है। अब आगे बताइए। चलिए, आपने जवाब दे दिया। मैं यही चाहता था, जो बिहार के जनता की इच्छा है वही होना चाहिए, भले बीजेपी की इच्छा न रहे या आपकी भी इच्छा हो कि वही रहे। अजीत झा आपसे सवाल पूछेंगे। अजीत ये जी। तो नहीं ऐसा नहीं। रूडी जी नमस्कार जी। आप भारत के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और आप बिहार से आते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं आप राजनीति क्षमा में। कीजिए, मेरे में कोई स्किल नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। सवाल ये है कि आपको जी, तो छोड़ लग दिए, गया मेरे होगा कोई कि skill बिहार राज्य में जिस नौकरी दिन चाहिए, मैं औद्योगिकरण चाहिए, तो आपने एडवाइस कैसे नहीं दिया? क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत जो हमें लग रहा है पॉलिटिक्स फॉर चेंज, वो बार बार इसी के बारे में कि नौकरी चाहिए, बिहार में औद्योगिकरण चाहिए। तो आपके जैसा लीडर रहने के बाद जो कि एकदम सही सवाल है, एक आपका बहुत ही वैलिड सवाल है। बिहार अब उस स्टेज पर खड़ा है, बिहार एक टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है। जो रोजगार की बात आप कहते हैं, हम सब लोग की अपनी समझ ये है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है, लेकिन रोजगार सिर्फ घोषणा से नहीं होगा। बिहार में जो हमारा मैनिफेस्टो है वो ये कह रहा है कि हम औद्योगिकरण करेंगे, हम शहरी विकास करेंगे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर ध्यान देंगे। ये सब इंसेंटिव है जो बिहार के इकोनॉमी को चर्न करेगा और वहीं से रोजगार पैदा होगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी ये कहा कि हम रोजगार देंगे। क्षमा कीजिए, परसेप्शन बहुत मैटर करता है पॉलिटिक्स में। और आपको याद होगा कि बिहार में जब माननीय लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। आज भी अगर तेजस्वी जी बोलते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भय लगता है कि भाई ये राष्ट्रीय जनता दल फिर नौकरी की बात कह रहा है। अब उसका अगर तेजस्वी जी अगर रेट लिस्ट जारी कर देते ना कि दरोगा का फलाना लगेगा, टीचर का फलाना लगेगा, फलाने का, तो शायद ज़्यादा जेन्युइन होता। परसेप्शन उनके खिलाफ है और हम नहीं कह रहे हैं, हमारी घोषणा है 1 करोड़ जॉब दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। बिहार को इसमें बड़ा चिंतन करना पड़ेगा और बिहार की ब्यूरोक्रेसी और बिहार के पॉलिटिक्स ने इस बात को महसूस कर लिया है कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। हमें तो आगे भी चुनाव में जाना है। 3 विजय जी आपसे पूछेंगे। विजय त्रिवेदी जी, अगला सवाल। लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होगा। रूडी जी नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपने कहा कि बिहार की राजनीति जो है जाति पर सबसे पहले आती है
और भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सरकार में रहने के बाद भी अपना कोई लीडर नहीं खड़ा कर पाई। और जब राजीव प्रताप रूडी जो बिहार के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति जाति से चलती है, तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये वाला नारा चलता है बिहार में। देखिए, सच्चाई तो यही है और हम सब जैसे लोग, हम भी भारतीय जनता पार्टी में 96 से एमपी हैं। अभी तक मेरा चेहरा भाजपा था, लेकिन अब मैंने बिहार में अपना चेहरा राजपूत का कर लिया है और ये मजबूरी है। बिहार में अब हर जाति अपनी पहचान बना के, समीकरण बना के, और वो जातियों का समूह जो अच्छे माने जाते हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था है, जो समूह पर लोगों का भरोसा है, उनका चेहरा खौफनाक नहीं है, वो सब मिलकर के राजनीति में एक पक्ष में खड़े हैं जिसका नाम एनडीए है। दूसरा जो आरजेडी है, उसमें एक खौफ का चेहरा निकल के आता है। जाति बिहार के राजनीति में महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और उस स्थिति में मैं कहूँगा कि कल के तारीख में अगर बिहार के जातिवाद को तोड़ना है तो पहले हम सबको, मैं फॉरवर्ड हूँ, मुझे सभी फॉरवर्डों को एकत्रित करके कहना होगा कि हम अब दिखना चाहिए कि हम गरीबों की पीठ पर खड़ा है। जिस दिन हमारे जैसे लोग गरीबों की पीठ पर दिखेंगे, शायद बिहार के इस राजनीतिक वातावरण में हो सकता है 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, अगला जनरेशन करे। बिहार आज जातिग्रस्त है और इससे ना आप बाहर बात अपनी अलग कर सकते हैं, ना राजीव प्रताप रूडी अपनी बात अलग कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आप जुड़े हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुलाकात होगी एग्जिट पोल के दिन और फिर नतीजों के दिन पर भी। मैं प्रभु चावला के पास आपको लिए चलता हूं। प्रभु जी, रूडी जी की बात से तो साफ है कि चुनाव पूरा जात पे ही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश की कि प्रवासियों को अलग वोट बैंक बनाया जाए, युवाओं को अलग वोट बैंक बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से रूडी साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई मैं राजपूत हूँ, इसको कैमरे के जुदा कहने की जरूरत नहीं है कैमरे पे, और मैं कम्युनिटी की, जात की ही यहाँ पर राजनीति चल रही है। प्रभु जी। राहुल, उन्होंने तो आप सबका नैरेटिव ही बदल दिया। आप पत्रकार, हम लोग जो हैं शुरू से बता रहे थे कुछ और, विकास पे, महिलाओं पे वोट पड़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, एक नैरेटिव बनाया था हम 5 लोगों ने। उन्होंने कहा मैं 5 लोगों से सहमत हूँ। उन्होंने एक बात आपसे सहमत नहीं की, प्रशांत के बारे में, मैं उनके साथ उसके ऊपर सहमत हूँ। बाकी मैं अपने पत्रकार बंधुओं से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि गलत है या ठीक है। परंतु ये बात सच है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है। मैं राजपूत अपने आप को कहने में घमंड करता हूँ। ये पहली बार राजीव प्रताप रूडी है, 7 बार सांसद रहे हैं, 1 बार एमएलए रहे हैं। अगर जाति के नाम पर वहां पड़ रहा है वोट, तो आप इसका एनालिसिस जो आप लोगों का है, जो वोट ट्रैकर आपके हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं पता कि जाति के नाम पे हो रहा, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि जितना भी हो रहा वोट परसेंटेज हुई है। पहले तो एक बार बैठे अपने देशमुख जी बता पाएंगे कि 63-61 सीटों पर जो वोट हुए थे, उसी परसेंटेज को आप 121 पे अप्लाई कर रहे हैं। वो शायद ट्रैकर के अंदर करेक्शन करना पड़ेगा। अब दूसरे राउंड में जब होगी तब पता लगे कितनी वोटें बढ़ी हैं। और जैसे वहाँ का जेंडर बायस है, 53% वहाँ पर मेन है और 47% विमेन है। अगर विमेन परसेंट के वोट बढ़ते भी हैं तो ओवरऑल जाकर के कम हो जाएगा बाद में जाकर के। तो ये सारी असम्पशंस हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में इसलिए कह रहा हूं मैं कि प्रशांत किशोर, मैं जानता हूं उनको, ज्यादा बातें नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर ने जिस तरह बनाया, जिस तरह उन्होंने कहा राजीव प्रताप रूडी ने कि वो एडिटरों के दोस्त ज्यादा हैं, पत्रकारों के दोस्त ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा हैं और खुद इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो सरप्राइज मेरे लिए भी होगा। आई विल प्रूव गिल्टी माई सेल्फ। मेरे को लगता है प्रशांत किशोर फैक्टर इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन इन द सेंस है कि वोट किसके काटेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे वैसे ही ने आरजेडी को हरा दिया, उसी तरह हो सकता है कि प्रशांत किशोर पांडे उस नाम से अगर लोग प्रचार हो गया तो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जहां तक महिलाओं का बात है, 2015 के अंदर नीतीश कुमार ने पहली बार आते ही साइकिल फ्री बांटे थे लड़कियों को। उसके बाद 2020 के अंदर शराबबंदी बंद की थी। 2025 में 10,000 रुपए देने शुरू कर दिए। तो उनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है कि प्रो महिला वो देते रहे हैं। परंतु मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि 2015 में महिला वोट सबसे ज्यादा पड़ा था। तब जीता कौन था? आरजेडी और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। उसका डिफरेंस आप कैसे करेंगे, बात की बात है। परंतु सवाल ये है कि महिलाएं किसको वोट देंगी, हम तो असम्पशन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई फिगर नहीं दी। हमारे अपने आंकड़े हैं कि 8% वोट पड़ गए। हो सकता है इलेक्शन कमीशन के वोट भी वही आंकड़े आएंगे बात करके।
तो उस assumption पे मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ कि assumption के ऊपर मैं कर दूंगा। जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आएंगे तो बात कर सकते हैं। अमिताभ तिवारी देख रहे हैं काफी गौर से वोट परसेंटेजेस को, जो पहले चरण के बाद मतदान हुआ है, आपने उसको हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टडी किया है। अमिताभ जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेंड बन रहा है फर्स्ट फेज की पोलिंग देखकर? जिस तरह से ईसी की वेबसाइट पर डेटा डाला है, उससे आपने क्या मतलब निकाला? देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2020 के तुलना में 2025 में वोटरों की संख्या घटी है। 2024 की तुलना में घटी है। जनवरी 1 2025 का जो रोल था उसकी तुलना में घटी है, लेकिन 2020 के तुलना में वोटरों की संख्या बढ़ी है 6 लाख से, 7 करोड़ 36 से 7 करोड़ 42। 2024 बनाम 25 4% ओवरऑल जो वोटर्स की संख्या है वो कम हुई है, जो एसआईआर की प्रक्रिया रही उसकी वजह से। लेकिन 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं। अब अगर 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं, इसका मतलब जो ये टर्नआउट बढ़ा है ये रियल टर्नआउट है, ऑर्गेनिक टर्नआउट है। लगभग 35 लाख वोट ज़्यादा पड़े हैं इस बार। अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह भी मान लें कि नहीं, शायद 7.89 होते, 7.42 ना होते, तो भी जो ये 65% का आंकड़ा है ये 62% के आसपास चला जाता, 62% के आसपास चला जाता, यानी तब भी लगभग 4 या 5% टर्नआउट जो है वो बढ़ता। महिलाओं की संख्या जरूर कम है, हमेशा कम रही है। हमेशा जब भी टर्नआउट बढ़ा है महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा रहा है। उस वक्त भी 2010, 15 और 20 में महिलाओं ने जो वोट्स कास्ट किए वो पुरुषों से कम थे। एक ट्रेंड जो प्रभु जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है इस मायने में कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट बढ़ता है वो जेडीयू के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको एनडीए के लिए बेनिफिशियल मानना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और जेडीयू की सीटों पर अगर आप देखें तो जेडीयू की 70% to 90% स्ट्राइक रेट उन सीटों पर होती है जिन सीटों पर महिला टर्नआउट जो है वो पुरुषों के टर्नआउट से इंक्रीज जो हुआ है, मतलब वो ज्यादा रहता है। 2010 में 37 आउट ऑफ 2020 में 37 आउट ऑफ 43, 2015 में 61 आउट ऑफ 71 और 2010 में 79 आउट ऑफ 115। तो ये जेडीयू के फेवर में ये जा सकता है। ऑफ कोर्स अटकल ही है, जब चुनाव जब आएगा नतीजा तभी पता चलेगा, लेकिन ये जेडीयू के फेवर में खास आपको लग रहा है कि महिलाओं का वोट जेडीयू के पक्ष में ज्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी के पक्ष में भी उतना है। आइए देखते हैं पिछले कई चुनावों में अगर हम देखें तो अगर आप जब महिलाओं की वोट की तुलना करते हैं पुरुषों के वोट से, तो आप पाते हैं कि पिछले कई चुनाव में महिलाओं ने पुरुष से ज़्यादा वोट दिया है। पिछले चुनाव में 59.7% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि 54.4% पुरुषों ने वोट दिया था। तो ये पारंपरिक तौर पर पिछले 3 चुनाव में बिहार में होता रहा है 2010 के बाद। मनीषा प्रियम, बहुत हद तक चर्चा बिहार में रही है कि महिलाओं ने अगर नीतीश कुमार को इतना बढ़ चढ़ कर वोट दिया, आपके हिसाब से उसकी वजह क्या है और महिलाओं का वोट इस चुनाव में कितना बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है? मनीषा प्रियम। नमस्कार राहुल जी, सबसे पहले मैं इस चुनाव की बात करूंगी, उसके बाद मैं पारंपरिक क्या महिलाओं ने किया इतिहास पर बाद में आऊंगी। इस चुनाव का जहां तक सवाल है, इसमें स्पष्ट रूप से महिलाएं जो हैं उन पर काफ़ी एक तरह से केंद्रित किया गया। एक 75-25 रेशियो में 7500 करोड़ प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया, 2500 करोड़ नीतीश कुमार ने किया। लेकिन बदला हुआ माहौल क्या था कि पहले नीतीश कुमार क्षेत्र में रहते थे, महिलाओं के बीच रहते थे, अब बटन दबा के ये सब कुछ किया गया। तो एक तरह से नॉन मोबिलाइजेशनल कनेक्ट विथ विमेन है और ये इतिहास के धड़ों पे अपने आप को खड़ा रखना चाहता है कि मैंने पहले भी किया आप लोगों के लिए और आप भरोसा रखिए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक क्रेडिबिलिटी है इसको लेके, और ये स्पष्ट है कि उस क्रेडिबिलिटी पे वो अपने वोट जो है वो सोचते हैं, और वो ऐसी अगर सोच दूसरे भी लगाते हैं तो वो सही है। लेकिन बातें और भी हैं, और मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं में एक बड़ा युवा वर्ग भी है जिनको बिहार में लड़की कहा जाता है। आज भी मैं जाती हूं तो मुझे मेरे पिता के नाम लेकर कहा जाता है कि उनकी लड़की हैं। तो इन लड़कियों से मैंने जहानाबाद से आगे एक कॉलेज में बात की और कहीं भी 10,000 रुपये की चर्चा
महिला युवा वर्ग में नहीं है। वो कॉलेज जाती हैं, पढ़ती हैं और उनका कहना है कि आरक्षण नहीं, सुरक्षा चाहिए, थाना में महिला दरोगा चाहिए ताकि हम कॉलेज जा सकें। तो कहीं ना कहीं जंगल राज का पूरा लपेट भी जो कहा जा रहा है, लड़कियां जो है वो बात नहीं कर रही। साइकिल चढ़ के वो स्कूल तो हो आई, लेकिन आगे वो सुरक्षा चाहती हैं। एक बात जो अभी तक आपने कहीं चर्चा नहीं की कि इस चुनाव के पूरे संध्या में दोनों तरफ से और ज्यादा जदयू एनडीए की तरफ से आनंद मोहन सिंह नाम के एक बाहुबली को, जिनको नीतीश कुमार ने ही फास्ट ट्रैक कोर्ट करके और अंदर किया था क्योंकि उन्होंने कृष्णैया नाम के एक आईएएस अफसर को मर्डर किया था और उस चार्ज में वो जेल में थे, और इसको सुशासन की शुरुआत कही गई। तो इस चुनाव की पूरे संध्या में पता नहीं क्या हुआ कि उनको छोड़ दिया गया। तो छोड़ दिया गया। अब चूंकि हम अपना फील्ड वर्क नहीं करते हैं तो पुरानी दही में मट्ठा निकाल करके और चाहते हैं कि महिला वोट का घी निकाल करके और कहें कि महिला वोट जो है वो परचम चढ़ गया। तो महिलाएं कहीं ना कहीं पूरी बात अपनी स्पष्ट रूप से पब्लिक स्फीयर्स में नहीं करती हैं। इस बार लड़कियों के साथ मैंने समय बिताया। दूसरी जगह जहां मैंने सही समय बिताया वो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल ग्रुप है, मनिहारिन कहते हैं। मनिहारिन का मतलब वो जो चूड़ी पहनाती हैं और सुहाग से रचती हैं। बिहार में इस बात का महत्व तो बहुत है। हम सब सोना की चूड़ियां नहीं पहन सकते, लेकिन कांच की चूड़ियां, अपनी टिकली, अपने सेनूर में हमारा स्नेह बहुत रहता है। और जब लंबी चर्चा मेरी हुई कई जगह निचले वर्ग की महिलाओं से, तो ये स्पष्ट निकला कि उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया तो दिया, लेकिन इस रुपये का मैं क्या करूंगी। पति सब लोगों के जो है वो परदेश जाके सिक्योरिटी गार्ड का काम या कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम या चप्पल फैक्ट्री में काम करते हैं, और महिलाओं को भी एक ही चीज चाहिए कि बच्चे स्कूल तो किसी तरह चले गए, उनके नौकरी की सुरक्षा की जाए। ये बड़ा चैलेंज है। रोजगार बात करना अलग है, तेजस्वी यादव को लगता है कि ये जो जंगल राज की बात है, नौकरी मतलब राज्य का संरक्षण, बड़ी अनफेयर है उनके लिए, क्योंकि जो भी आरोप था वो लालू जी के दौर पे है। जय मृग, जब तेजस्वी से बातचीत हुई हमारी कैंपेन के दौरान, उनको लगा अरे भाई ये तो अगर था भी तो लालू जी के टाइम पे था, ये मेरे सर पे क्यों मढ़ा जा रहा है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जमीन पर कि महिलाओं को लगे कि भाई नीतीश जी की तबीयत जो भी हो, लेकिन अगर नीतीश है तो हम सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने भी जितने नीतीश जी के लिए उनका एक विश्वास है। जय मृग, हमने भी जितने जमीन से आए लोगों का मुआवजा लिया, वी टुक देयर फीडबैक। एक चीज बहुत साफ थी कि जो राजद के साथ जो वोट सटा हुआ है अबाउट 36-37%, उसके बाहर का जो वोट है वहां पे महिलाओं में एक पूर्णतया एक समर्थन देखा गया नीतीश जी के लिए। वो एक स्पष्ट तरीके से हमको नजर में आया। बहुत लोगों से हमने बात की जमीन पर, वहां पे भी वो नजर आया। अब मैं ये टर्नआउट की जो हकीकत है कि 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है, उसको अगर मैं जरा एक सेफोलॉजिकल तड़का दूं, मतलब मैं आई वुड लाइक टू गिव द डिस्क्लेमर कि ये केवल एक प्रोजेक्शन है, दिस इज नॉट अ पोल आउटकम, लेकिन मैं उसको एक सेफोलॉजिकल फ्लेवर देता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, इन दिस इलेक्शन जो अभी फेज 1 गया, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स वाज 3,73,72,116। दैट इज इलेक्टर्स, सॉरी, इतने इलेक्टर्स थे। अब उसमें से अगर हम कहें कि 65% लोगों ने वोट दिया, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 2,42,92,000 लोगों ने अप्रोक्सीमेटली वोट दिया है। नाउ अगर हम एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें 2020 से, जो अमिताभ जी ने भी बात की कि 2020 के मुकाबले वोटर थोड़े बढ़े हैं, अभी हम एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें कि 2020 में कितने वोट पड़े, अप्रोक्सीमेटली 2,07,11,823 वोट पड़े थे। ये जो अब की बार बड़े वोटों की संख्या है, कितने वोट बड़े हैं, the hard number is 17.3% more than 2020। 17.3% ज्यादा वोट पड़ा है अब की बार। ये हार्ड नंबर्स है, मतलब पिछली बार अगर 100 ने वोट दिया, अब की बार 117 ने वोट दिया। तो एक हमारे दर्शकों के लिए और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 17% सेकेंड पॉइंट, उसके बाद अगर हम ये एक आंकड़ा ले कि 8% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है पुरुषों से, तो उसका मैं एक सेफोलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन करता हूं, इट्स अ प्रोजेक्शन, इट इज नॉट एन एग्जिट पोल, कि उसका मतलब है कम से कम ऑन एन ओवरऑल बेसिस 4%
लीड बनती है अगर ये महिलाओं ने नीतीश जी के फेवर में वोट दिया है तो, और ये 4% लीड मीन्स 64 सीट्स वर बिलो द 4% मार्जिन, which effectively means about 33 seats that were held by the RJD could be swung across the state. तो ये एक क्रूड सेफोलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन है। और जी मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए ये कहता हूं कि जमीन से हमें जो फीडबैक मिला है उसमें ये बहुत स्पष्ट सुना गया है कि महिलाओं की नॉन आरजेडी जो वोटर्स हैं उनमें महिलाओं की लामबंदी हुई है। वाकई में बड़ा कनेक्ट है नीतीश कुमार जी का सीधे बिहार की महिलाओं से कि उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी उनको लगता है कि बिहार की महिलाएं महसूस करती हैं अगर नीतीश जी सत्ता में हो तो। एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय इस चुनाव के दौरान रहा है कि पीके की नई पार्टी जन स्वराज का इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। भाजपा के नेता मानते हैं कि टीवी वाले बेवजह टाइम खराब कर रहे हैं, पीके केवल टीवी पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, काउंटिंग के दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने संघर्ष जमीन पे किया है। उनकी पार्टी ने हर सीट पर प्रचार करने की कोशिश की है। अब तक का चुनावी इतिहास क्या कहता है? जो पॉलिटिकल स्टार्टअप्स हैं, जो नई पार्टियां हैं, अब तक का उनका इतिहास क्या रहा है? क्या बिहार जैसे राज्य में एक नई पार्टी के अच्छा प्रदर्शन करने की कोई संभावना है या नहीं? आइए एक नजर डालते हैं उन पार्टियों पर जिन्होंने फर्स्ट इलेक्शन फर्स्ट शो में सीधे छक्का मारा, जो कि आई एक आंदोलन से या जो आए किसी क्रांति से और सीधे सत्ता की कुर्सी पर पहुंच गए। ये हुआ था 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ। नेता थे एनटी रामाराव, बड़े सुपरस्टार थे। 294 में से 202 सीटें इन्होंने जीती थी। इनको 46% वोट पड़े थे और इन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कर दिया था 1983 में तेलुगु देशम। ऐसा हुआ 1985 में भी असम गण परिषद के साथ। नेता थे प्रफुल्ल कुमार महंत। इनको मिली 126 में से 64 सीटें, 35% वोट आए। एक बार फिर से कांग्रेस का सफाया हो गया और असम गण परिषद, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन से निकल के आई थी, पार्टी बनी स्टूडेंट्स मूवमेंट की पार्टी थी, सीधे ये सत्ता में आ गई। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल स्टार्टअप जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो था 2013 में आम आदमी पार्टी। दर्शकों को याद होगा 70 में से 28 सीटें अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी की आई थी। इनको करीब 30% वोट पड़ा था। शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि फुल मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को 2013 के चुनाव में नहीं मिली थी, लेकिन इससे हुआ ये कि बीजेपी, जो कि वरना जीत जाती, वो पीछे हो गई, सरकार में नहीं आ पाई क्योंकि काम बिगाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने। तो ये थी उन पार्टियों की सूची जिन्होंने पहले ही चुनाव में बहुत कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद नजर डालते हैं उन पार्टियों पर जिन्होंने किसी और पार्टी का काम बिगाड़ दिया। जीते तो नहीं, लेकिन ऐसा प्रदर्शन दर्ज किया कि दूसरी किसी पार्टी का काम बिगड़ गया। 2009 में चिरंजीवी प्रजाराज्यम पार्टी 18 सीटें आई, 294 में से करीब 16% वोट पड़े। चिरंजीवी की पार्टी के चक्कर में हुआ ये कि वोट बढ़ गया और कांग्रेस को फायदा हो गया, वरना कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो नुकसान पहुंचाती। लेकिन चूंकि करीब 16% वोट चिरंजीवी की पार्टी ले गई, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को 2009 में फायदा हो गया। इसके अलावा अगर हम नज़र डालते हैं एक और पार्टी पर जिसने काम बिगाड़ा किसी और का, वो है डीएमडीके। फिर से 2009, ये मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि 0 सीटें आई 39 में से, लेकिन डीएमडीके के प्रदर्शन के चलते 15 से 19 करीब ऐसी सीटें थी जहाँ पर एआईएडीएमके को नुकसान हो गया, क्योंकि डीएमडीके कैप्टन साहब की जो पार्टी है वो 10% वोट ले गई। ये 2009 का लोकसभा का चुनाव है। 10% वोट ले गई, इससे सीधे एआईएडीएम को नुकसान हुआ और डीएमके को फायदा हुआ। नजर डालते हैं एक और पार्टी पर जिसने काम बिगाड़ा। ये जो पिछला चुनाव था बिहार का 2020 का, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी अलग लड़ रही थी। इनको केवल एक ही सीट मिली, 243 में से जीत तो इनकी केवल एक पे हुई, लेकिन जो 6% वोट लिया उसका असर ये हुआ कि वोट सारे बढ़ गए और जनता दल यूनाइटेड को 30 सीटों पर नुकसान हुआ। इस वजह से जेडीयू की जो टैली थी वो क्रैश कर गई और 6% सीधे एनडीए को वोट शेयर का लॉस हुआ इस दफा। लेकिन चिराग पासवान एनडीए के साथ ही लड़ रहे हैं। तो
ये थी नजर उन पार्टियों पर जिन्होंने किसी न किसी का काम बिगाड़ा। अब तक का प्रशांत किशोर का प्रदर्शन रहा क्या है, उनका स्कोर कार्ड क्या है, जानने का केवल एक ही तरीका है। 4 असेंबली बाईपोल्स हुए जहां पर पीके की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। उनमें बेलागंज में पीके की पार्टी आई तो तीसरे स्थान पर, लेकिन उनको मिले करीब 17,285 वोट। जनता दल यूनाइटेड यहां पर जीतती है, लेकिन 17,001 असेंबली बाईपोल में काफी बड़ा वोट शेयर होता है जो कि पीके की पार्टी को मिला। तो 4 उपचुनाव थे, बेलागंज में करीब 17,000 वोट आए। दूसरे उपचुनाव की सीट पर नजर डालते हैं इमामगंज की, यहां पर 37,103 वोट आए। यहां पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जितेंद्र राम मांझी की जो पार्टी है वो जीती। यहां पर भी पीके का प्रत्याशी 3rd नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आए पीके के प्रत्याशी। अगली सीट पे आते, बाकी जो दोनों सीटें थी वहां पे उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। रामगढ़ की सीट में केवल 6,513 वोट आए और यहां पर पीके का जो प्रत्याशी है वो 4थे स्थान पर रहा और यहां पर जीती बीजेपी। तो ये 6,513 ही वोट आए यहाँ पे। आखिरी सीट पर आते हैं, ये है तरारी की सीट। यहाँ पर 5,592 वोट आए। यहाँ पर पीके का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आया और बीजेपी यहाँ जीती। सतीश के सिंह, ये है पॉलिटिक्स की स्टार्टअप्स। एक स्टार्टअप होता है यूनिकॉर्न स्टेटस, जो कि सीधे सीधे बिलियनर बन जाए और सत्ता में आ जाए। अब तक जो आपने देखा है, समझा है, पीके का हश्र कैसा रहने वाला है? कौन सी पार्टी से, जो कि फर्स्ट चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि तुलना होगी 14 तारीख को? देखिए, किसी पार्टी से पीके की तुलना हम नहीं कर पाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि एक बिहार में एक रूप में केजरीवाल जैसा, लेकिन वो बहुत दूर की बात होगी। थोड़ा विस्तार से मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, पीके का प्रभाव बिहार में नहीं होगा, ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नैरेटिव में भी वो एक उन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया है। और जो मुझे रिपोर्ट है, गंगा के उस पार और कुछ एक इलाकों में इधर क्या कहते हैं मगध में भी 1-2 जगह उनका प्रभाव है। मैं आपको बताऊं कि पटना की 2 सीट का अगर बिगड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका सिंगल उसके लिए जो किरदार है वो पीके होंगे। कहिए तो सीट भी बता दूं, कुम्हरार और ये दिग्घा वाला सीट। तो ये है, उनका प्रभाव है। इसका एक तो ये हाँ, ये हो सकता है थोड़ा हवाबाज है, बवंडर थोड़ा फैलाते हैं, सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं। अब वो कहने को क्या कहते थे कि 25 से 30 नीतीश को आएगा। यहाँ लोग बात कर रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश होंगे कि नहीं। पीके ने कहा कि 25 से 30 होगा। होता है, हवा फैलाने की बात की जाती है। इस चुनाव में राहुल 2 ही फैक्टर है, N and P फैक्टर। M जो आप महिला कह रहे हैं, यहाँ मोदी फैक्टर, मैं उसको बहुत तवज्जो बिहार में नहीं दे रहा हूँ। यहाँ तो आप देखें कि क्या नाम है, रूडी जी ने तो योगी फैक्टर को भी खत्म कर दिया, यहाँ पर आके जाति फैक्टर ला दिया। लेकिन N फैक्टर नीतीश का फैक्टर है और जो दूसरा फैक्टर है वो P फैक्टर है, वो प्रशांत किशोर फैक्टर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम बहुत ज़्यादा सीटें ले आएंगे, लेकिन पीके के वोटों से इस बार के बिहार में ये पक्की बात मान के चलिए कि अगले सरकार का उलट पुलट इसी से होना है। आपको लग रहा है ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, वोटों से मैं कह रहा हूं, सीटों से नहीं। मैं आपको और एक चीज और बता दूं राहुल, आप 14 तारीख को हम लोग यहां रहेंगे, आप देखिएगा कि 14 के बाद जो बिहार में ये पटाखे जो फूटने हैं, जो फायर वर्क्स होने हैं, उसमें क्या रोल रहता है पीके का, उसमें मेरी नजर है। ऐसे में बिहार के पूर्व चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने औसत अगर वोट आते हैं तो साधारण तौर पर वो कितनी सीटों में तब्दील होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। ये जय मृग के आंकड़े हैं, जय उसके बाद उसको समझाने भी वाले हैं। अगर आप नजर डालें कि पुराना जो चुनावी करीब 2010 के बाद तो बाइपोलर द्विपक्षीय चुनाव रहा, अगर पुराने आप देखते हैं तो करीब 7% से कम वोट आता है तो उम्मीद यही हो सकती है कि 5 से कम ही सीटें आएंगी। ये पुराने डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया गया है। 7 से 14% के बीच में अगर जन स्वराज का वोट आता है तो उनको 5 से 20 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। 14 से 17 के बीच अगर वोट आता है तो 21 से करीब 40 सीटें मिल सकती हैं। 18 के पार अगर वोट शेयर जन स्वराज का किसी तरह से जाता है तो फिर ये तय कर पाना कि सीटें कितनी आएंगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जहां पे जो सबसे आगे रहता है वो जीत जाता है। 18 के पार चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं अनुमान लगा पाना। जय मृग, दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि
जो बिहार जैसा राज्य है वहां पर पुराने आंकड़ों के हिसाब से किसी नई पार्टी का वोट शेयर चुनाव के बाद क्या रहेगा, इसका अनुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों है? जयमृग। बिल्कुल, देखिए राहुल, हमने ये डाटा तैयार करने से लगभग 1957 जो बिहार का दूसरा चुनाव है स्वतंत्रता के बाद, वहां से सारे आंकड़े जोड़ना शुरू किए। मतलब हमने उस जमाने में जो एक प्रखर पार्टियां मानी जाती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, फिर बिहार में उस वक्त झारखंड पार्टी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार की पहली विधानसभा में झारखंड पार्टी विपक्ष थी। मतलब एक छोटे रीजनल फोर्सेस का एंड पॉलिटिकल अपस्टार्ट्स का इतिहास रहा है बिहार में। उसके बाद सीपीआई एक वहां पे अपस्टार्ट थी। हमने उन सारे के परफॉर्मेंस टैबुलेट किए हैं और जो एक स्टैटिस्टिकल मीडियन होता है उनके परफॉर्मेंस का, वो लिया है कि कितने वोट शेयर पर उनको कितनी सीटें मिली थी। तो वो स्टैटिस्टिकल मीडियन लेने के बाद हमारा ये टेबल तैयार हुआ, जिसमें हमने पाया कि अगर 7% तक है, मतलब दीज आर अप्रोक्सीमेट रेंजेस। जैसे समता पार्टी को 1995 में 7% वोट आया और 7 सीटें भी आई। तो दीज आर दी एक्चुअल मीडियन रेंजेस फॉर ए पर्टिकुलर वोट शेयर। मतलब आपको एक तरीके का वोट शेयर एक रेंज में आया तो आपकी सीटें कौन से रेंज में होंगी, ये उसका टेबल वहां से इतिहास देख के हमारा तैयार हुआ है। तो 0 to 7% में अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 सीट्स, 7 से 14 में 5 से 20, 14 से 17, 21 से 40। देखो ये हर किसी में एक बॉर्डर केस है। जैसे कि 1995 का चुनाव ले तो भारतीय जनता पार्टी को 13 या 14% वोट आया था, लेकिन उसने प्रॉपर 40 या 41 सीटें ली क्योंकि उसका वोट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था। इसलिए रेंजेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि बिहार में अगर किसी प्लेयर को डिसाइसिव, हम पूरी बिहार की स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री लेते हैं इलेक्शंस की, किसी प्लेयर को डिसाइसिव भूमिका में उतरना है। मतलब जो मान्यवर काशीराम जी हमेशा कहते थे कि पहले चुनाव में हरवाने के लिए, बाद में हारने के लिए, बाद में हरवाने के लिए और बाद में जीतने के लिए। 17 के बाद अगर 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो कुछ जगह आप हरवाने वाले होते, कुछ जगह आप जीतते भी हो। तो इसलिए वो 17 के या 18 के बाद का अनुमान ओपन हो जाता है। वही एग्जैक्टली हमने उस टेबल में दिखाया। पहले जो आपने डेटा देखा उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितने वोट शेयर पर पीके की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन चूंकि बिहार में लोगों को चुनावों में, चुनाव के नतीजों के एनालिसिस में इतना मज़ा आता है, तो इस सिलसिले को एक कदम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। ये केवल सिनारियो है जो कि हम जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि किस वोट शेयर पर, चलिए पीके तो छोड़िए, बाकियों का क्या होगा, उस पर ज़्यादा निर्भर ये करेगा कि पीके के जो वोट आ रहे हैं वो किससे आते हैं। तो 2 सिनारियो हम आपको दिखाएंगे, एक जहां पर पीके ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं गठबंधन को और एक सिनारियो जहां पे पीके ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एनडीए को। तो एक एक करके देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जन स्वराज पार्टी का फर्ज कीजिए 8% वोट शेयर आता है और ये बढ़ता है 45-55, यानी कि 45% वोट आता है एनडीए से, 55% वोट आता है अगर गठबंधन से, यानी कि इस सिनारियो में पीके की पार्टी गठबंधन का ज़्यादा वोट लेती है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, ऐसे में एनडीए 166 सीटों पर पहुंच जाती है, गठबंधन 72 सीटों पर रहती है। 2020 का अगर हम आधार लें तो 173 बनाम 69 है। 173 इस वजह से कि हमने जोड़ दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी जोड़ दिया, हमने जेडीयू और बीजेपी को भी जोड़ दिया। जो अभी का एनालिसिस है, जो अभी के अलायंसेज हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी ले लिया, जीतन राम मांझी को। तो ये 173-69 ये बेसलाइन का स्टार्टिंग फिगर है। दूसरा, अगर पीके की पार्टी को 12% वोट आता है, जिसमें से पीके की पार्टी को अगर 12% वोट आता है और इसमें से 40% जो वोट है वो आता है एमजीबी से, 40% आता है एनडीए से और 60% आता है एमजीबी से। यानी इस सिनारियो में ज्यादा नुकसान पीके फिर से एमजीपी को लेते हैं। मतलब 10 वोट में से 6 गठबंधन के आते हैं और 4 एनडीए के। ऐसे में एनडीए को फायदा होता है, 174 सीटों पे एनडीए पहुंच जाती है और 55 सीटों पे एमजीबी। याद रखिएगा कि पीके अपने आप को ही फायदा पहुंचाएं ये जरूरी नहीं है, उनके वोटों के चलते दूसरों का जो समीकरण है, दूसरों की जो सीटें हैं, उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर पीके की 12% वोटें आती हैं और ये आते हैं 30-70, यानी कि 30 जो वोट है उसके आते हैं एनडीए से और 70 वोट आते हैं गठबंधन से। ऐसे में एनडीए 187 पे पहुंच जाती है और गठबंधन 42 पे। यानी एनडीए चाहेगी कि जितना ज्यादा नुकसान हो वो हो गठबंधन के वोट को, कि पीके का जो भी वोट शेयर आए, 8 हो या 12, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गठबंधन से आता है तो एनडीए की टैली इस तरह से बढ़ती रहती है।
दूसरी तरफ, और ये बात सतीश के सिंह कह रहे थे, उम्मीद गठबंधन की यह है कि चूंकि ये खुद अपर कास्ट से आते हैं, युवाओं के बीच में इनका कुछ प्रभाव है, अगर नुकसान ये ज्यादा एनडीए को पहुंचाते हैं तो फिर गठबंधन की सीटों का क्या हो सकता है। इस केस पर एक नजर डालते हैं। ये दूसरा सिनारियो है। यहां पर अगर 8% वोट आते हैं, उसमें से अगर 55% एनडीए के वोटर्स हैं और गठबंधन के 45, ऐसे में एनडीए का जो सीट शेयर है वो घटकर 166 हो जाता है, गठबंधन फिर 72 सीटों पे। अगर 12% वोट आते हैं, इसमें 60% जो वोट हैं गठबंधन के, यानी कि 10 अगर वोट पड़ते हैं पीके को, 6 आते हैं एनडीए से और 4 आते हैं गठबंधन से, तो एनडीए घटकर 155 पे आ जाती है। इसी तरीके से अगर 16% वोट आते हैं लेकिन 7 वोट आते हैं एनडीए से और 3 गठबंधन से, तो फिर आप देखते हैं किस तरीके से एनडीए का जो सीट शेयर है वो 114 पे आ जाता है और गठबंधन का 104 पे। अमिताभ तिवारी, आपको अभी क्या लग रहा है कि सिनारियो 1 ज्यादा संभव है या सिनारियो 2? ज्यादा चोट पहुंचने वाली है गठबंधन को या एनडीए को? क्योंकि जितना ये वोट खींचते हैं उतना ही दूसरी पार्टियों के सीट शेयर पर भी उसका असर पड़ता है। देखिए, कंसेप्चुअली तो जो भी वोट उनको मिलेगा वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का वोट स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट करेंगे। तो अगर आपका बेस 1 है जिसमें महागठबंधन से उनको ज्यादा वोट मिल रहा है, तो उस केस में क्लियरली एनडीए को एडवांटेज होगा, क्योंकि एनडीए को ऑलरेडी एडजस्टेड बेसिस पे, यानी एलजेपी, हम, वीआईपी, आरएलएम, इन सब का वोट जोड़ दें तो 4 से 5% 2020 के बेसिस पे ही लीड है। हालांकि अगर वो एनडीए को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पर भी आई थिंक आपका थ्रेशोल्ड 12% बता रहा है, मतलब 12% वोट शेयर तक उनको आता है, और उसमें भी वो अगर एनडीए को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके डेटा के हिसाब से 70-30, तो भी एनडीए की इसमें बढ़त दिख रही है 134-95। अब इसमें एक बात जो जरूर समझने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान मुझे लगता है कि वो अदर्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि अदर्स की संख्या बिहार में लगभग 20-25% हर चुनाव में रहती है, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उन वोटरों के जो अदर्स को वोट करते हैं, स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स को वोट करते हैं, उनके भी सीएम चेहरा बन करके उभरे हैं। क्योंकि ये लोग छोटी छोटी पार्टियों को वोट करते थे, एंटी एनडीए या एंटी महागठबंधन वोटर्स हैं लार्जली ये, या उनके कैंडिडेट के खिलाफ वोट करते थे, तो उस वोट को वो कंसोलिडेट करेंगे लार्जली, जहां तक मुझे अनुमान है। और आपने दिखाया अभी कि 2010 में उन्होंने, सॉरी, बाईपोल्स में उन्होंने क्या किया। अब बाईपोल्स में महागठबंधन 3 सीटों पे जीती हुई थी और 1 सीट पे एनडीए थी। इनके लड़ने की वजह से एनडीए 4 हो गई, महागठबंधन 0। जिन 2 सीटों पे उनको वोट मिले, बेलागंज और इमामगंज, वहां पर प्योरली टैक्टिकल कास्ट वोट की वजह से मिला, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, महागठबंधन का वोट डैमेज हुआ, और दूसरी जगह उन्होंने पासवान समाज का कैंडिडेट खड़ा किया, जहां पर गठबंधन और एनडीए ने महादलित तो समाज कह रहे हैं कि उनका कोई खुद का वोट नहीं था, वो बेसिकली निर्भर था कि कैंडिडेट की क्या जाती है, कैंडिडेट को अपने नाम पर, अपने वजूद पर जो वोट पड़े। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पवन वर्मा के पास। जाने माने इतिहासकार हैं, लेखक हैं, पहले जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ थे और अब ये हैं प्रशांत किशोर के साथ, उनके खास सिपा सलाह। पवन जी, स्वागत है आपका। एक थी ओपनिंग प्रफुल्ल कुमार महंता की, दूसरी थी एनटी रामाराव की। वैसा कुछ रहने वाला है या खेल बिगाड़ने वाली जो श्रेणी है जिसमें विजयकांत थे डीएमडीके के, चिरंजीवी थे, कि खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ सीटों पर लेकिन खुद का कुछ असर नहीं होगा? आप तो जमीन पर हैं, बिहार से ही आप खुद आते हैं, आपको क्या लग रहा है जमीन से? देखिए राहुल जी, ये जो आपका वाक्य है कि कुछ बिगाड़ेंगे, नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ये कई दफे लगा है कि हम इनसे या उनसे कुछ वोट चुरा लेंगे। जो होने वाला है बिहार में वो चोरी नहीं है, वो डकैती है। पहला विश्लेषण जो मैं खारिज करता हूं कि जो 25% फ्लोटिंग वोट है, जिसने कभी भी पहले किसी गठबंधन को, ना एनडीए को ना महागठबंधन को वोट दिया, वही प्रशांत किशोर के साथ है। वो तो हो सकता है, पर यह कहना कि दोनों ही जो महागठबंधन और महान गठबंधन है उसमें से कुछ लोग जनसुराज से या बड़े मात्रा में या
एक सब्सटेंशियल मात्रा में नहीं जुड़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जुड़ेंगे, क्योंकि बदलाव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राहुल, वो जाति और धर्म से उठकर, मध्य वर्ग से, अमीर गरीब से हटकर, हिंदू मुसलमान से हटकर की बन बात चुकी सही है। देखिए राजीव अब गुरी आप ये आते देखिए हैं, वो कि कहते हैं मैं राजपूत अप्रत्याशित- हूँ, वोट पड़ रहा है जात पे, आप इसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग देखेंगे अखिलेश जी जाति से उठकर। आप सवाल भी पूछना चाहते हैं पवन वर्मा से, क्योंकि ये बड़ी, ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर बड़ी फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं और असल में लोग जब देख रहे हैं वोट पे जा रहे हैं वो अपनी जात समझ के वोट दे रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जब आपका इंटरेक्शन हुआ था, जब हमने किया था बिहार पावर प्ले पटना में, तो प्रशांत किशोर से आपने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि या तो 10 से कम सीटें आएंगी या 150 से ऊपर सीटें आएंगी। तो जब सोशल मीडिया पर ये बात चली तो लोगों ने पूछा ये कैसे संभव है, या तो आप उधर हैं या इधर हैं, ये तो होता नहीं राजनीति में कि आप इतना बड़ा फिगर दे रहे हैं, 150 से 10 की रेंज दे रहे हैं, इस रेंज में तो होता नहीं है। लेकिन पवन जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि यह प्रश्न पूछा भी गया था प्रशांत जी से, क्या ये गलती हुई जनसुराज से कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? अगर वो चुनाव लड़ते तो ये गंभीर है इस चुनाव को लेकर, कम से कम ये संदेश जाता। मैं समझता हूं कि ये गलती के बजाय सबसे सही निर्णय था, जन सुराज के हित में निर्णय था। क्योंकि देखिए, एक हम ही पार्टी है जिन्होंने 243 सीट पर 243 उम्मीदवार खड़े किए हैं। हाँ, 5-6 कुछ बीजेपी ने मिलकर के एनडीए से, जिसको कहा जाए चुनाव उम्मीदवार चोरी हो गई है, पर हम आज भी लगभग 238 सीट पे लड़ रहे हैं। अब इस हालात में जबकि कोई और पार्टी नहीं लड़ रही, आरजेडी भी 143 पे, बीजेपी 101 पर, जेडीयू 101 पर, अगर प्रशांत किशोर एक चुनाव जीतने के लिए 3-4 दिन उसमें लगा देते तो फिर जो पार्टी के बाकी इतने सारे उम्मीदवारों उनको नुकसान होता। तो ये पार्टी ने ही तय किया रणनीति के तहत कि ये ज्यादा बेहतर है कि वो चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे और सारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको मजबूत करें। तो पहली बात तो मैं इसको कहना चाहता हूं कि ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है पवन जी, आप मालूम है बहुत लिखते पढ़ते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर गुरु के तौर पर, मनीषा प्रियम जो अपने हर क्लाइंट को सबक दे रहे थे कि लड़ो लड़ो, बार बार उन्होंने 2017 में प्रियंका गांधी से कहा उत्तर प्रदेश से लड़ो, किस्मत बदल जाएगी, नहीं लड़े, बहुत नाराज हुए प्रशांत किशोर। जो एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे, रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने सबको सलाह दी, खुद तो वो किया नहीं। पवन वर्मा कह रहे हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक था, क्या आपको लगता है कि ये ब्लंडर था? नहीं, काफी कमी रही प्रशांत किशोर की और मनीषा प्रियम, काफी कमी रही प्रशांत किशोर की। मैंने देखा उनके नैरेटिव में भी, अगर आप देखिए तो काफी लंबे समय तक वो तेजस्वी, जिस जगह का राजा नवी फेल हो, ये सब करते रहे। उसके बाद सोशल मीडिया पे वो आ गए सम्राट चौधरी पर। जब सम्राट चौधरी पे उन्होंने अटैक किया तो कई सारे लोग मुझे बताने लगे कि ये एक पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ तो अनेक हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी कि किसको सोशल मीडिया पर अटैक करेंगे। कोचिंग के छात्रों को भर्ती के मुद्दे पर वो गए, वहाँ भी खुलासा हुआ कि वो एक अलग तरीके से वहाँ बैठे हुए थे। ज़मीन पे जब मैंने देखा तो कई जगह जो एक थर्ड कैंडिडेट या एक फैक्शनलिज्म की जो पॉलिटिक्स थी, उसमें अगड़ी जातियों के लोगों को लेकर के जो खुद अपनी पॉलिटिक्स खुद फाइनेंस कर सकते थे, उनमें से लोगों को उठा करके और एक तरह से अपना मोमेंटम न्यूज़ में उन्होंने बनाया। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बता देती हूँ, रूडी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक छोक्कर बाबा थे, एक चांदनी थी, इस तरह के लोग थे, एक डॉक्टर साहब के बेटे हैं, कृष्णकांत सिंह जी के बेटे हैं। तो ये लोग खुद अपने आप फाइनेंस कर सकते थे। इनमें कईयों को आरजेडी का टिकट मिल गया, कईयों को कांग्रेस का टिकट मिल गया। उसके बाद सुना गया कि किसी एक ब्लॉक में कहीं कुछ वोट वो डैमेज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो कंसिस्टेंटली डैमेज नहीं कर पाएंगे। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो अब पूरा ओवरऑल बिहार स्टेट में ये भी क्लियर नहीं है कि वो एमजीबी को डैमेज कर रहे हैं कि एनडीए को। और जहां तक सोशल मीडिया आउटबर्स्ट का सवाल है, वो मल्टी डायरेक्शनल रहे हैं। तेजस्वी को भी बोला है उन्होंने, सम्राट चौधरी को भी बोला है, बाद में कुछ और बातें भी उन्होंने कही है, लेकिन उसका निचोड़ क्या है और मुद्दा क्या है ये समझ नहीं आया है। तो एक तरह से आपको लगा कि जो प्रशांत किशोर का कैंपेन था स्कूल वो जाने वक्त वाले से या पहले पीक कर गया, क्लाइमैक्स कर गया कि आखिरी दौर में तो वो अपने कैंडिडेट्स के बीच में जिनको सीटें मिली उन्हीं का जो
पेच था उसको सुलझाने में लगे, वक्त से पहले एक तरीके से कैंपेन पीक कर गया। आपके पास सवाल है पवन वर्मा बिल्कुल के लिए? बिल्कुल राहुल, आपकी बात से बहुत सहमत हूं मैं कि वो पहले पीक कर गया, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं पवन वर्मा जी से कि युद्ध जो है अक्सर सेनापति जीतते हैं, सेनापति हारते हैं, ये कहा जाता है। और इस युद्ध में जन स्वराज का सेनापति नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, रणनीति के तौर पे पवन जी क्या, वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों लोग, प्रशांत जी और पवन जी दोनों नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, तो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस समझते होंगे, तो वो लड़ाई अटैक कर रहे थे। यही तेजस्वी से जब बार बार बात हुई, उन्होंने नीतीश की सेहत को अटैक नहीं किया जी, लेकिन बार बार प्रशांत किशोर ही कर रहे थे। और ये भी एक मैसेज आया पवन वर्मा जी, इसमें जी एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं मैं कि पवन जी, यदि 243 सीटों पर बोलना राहुल जी के साथ कि हमने सब जगह लड़ा, उसके बजाय 43 सीटों पर लड़ते और पूरी एनर्जी जन स्वराज पार्टी जो नई पार्टी है वो कम जगहों पर लगा के ज़्यादा सीटों पर, जैसे आपने उपचुनाव में किया, 4 सीटों पर आपने बेहतर, मतलब सीट उनमें भी 2 ही पे प्रभाव, 2 पर हुआ, लेकिन यदि 40 सीटें लड़ते तो शायद वो कंसंट्रेशन के साथ ज़्यादा एनर्जी के साथ सीटों पे लड़ते, ज़्यादा जान। राहुल जी के लिए बड़ी पार्टी हो गई ये कहने के लिए पवन जी के पास। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, शुरुआत से हमने तय किया था कि एक तीसरे विकल्प के रूप में आएंगे, एक अल्प सीटों पर लड़ने वाली पार्टी के रूप में नहीं तो हम किसी से गठबंधन कर लेते। ये है, मैं मानता हूँ कि ये इसमें एम्बिशन है, इसमें एक लार्जर विजन है, पर अब हुआ क्या है, आप लोग तो सब ज्ञानी हैं, मैं पूछता हूँ, जो ये अप्रत्याशित वोट परसेंटेज हुआ है 10% का, जो अब तक बिहार में कभी नहीं हुआ, 2000 के बाद तो कभी नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मेरे समझ से उसका कारण है कि युवा बहुत बड़ी मात्रा में, जो प्रवासी बिहारी हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और जो लोग उनसे प्रभावित हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वो सिर्फ युवा नहीं है, वो सब जुड़े हैं, और युवा में महिलाएं भी हैं, वो सब जुड़ी हैं जन स्वराज के साथ। अब आप इस समय ये कह सकते हैं कि आप 40 सीट पे कंसंट्रेट करते हैं या 150 पे। हमने तो शुरू से कहा था कि हम तीसरे विकल्प के रूप में उभरेंगे, और जो ये वोटिंग अभी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10% अप्रत्याशित वोट परसेंटेज का बढ़ना, आप किस कारणों से उसका कोई जवाब दे सकते हैं? ठीक है, सतीश सिंह भी आपसे सवाल पूछेंगे। सतीश जी, एंटी इनकम्बेंसी प्रो विकल्प वोट नहीं है तो मेरा पवन जी आपसे सिर्फ एक सवाल है और स्पष्ट जवाब दीजिए। डिप्लोमेट रहे आप, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी यहाँ पे। आप ये बताइए कि चुनाव में चाहे आपको 10 सीट आवे, चाहे 150 सीट, 150 तो नहीं आएगा, 10 आ सकता है, आप क्या करने वाले हैं? जो नए सरकार का फॉर्मेशन होगा उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? कहीं जुटेंगे या अपना एक नैरेटिव 243 वाला बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, ये बता दीजिए, ये बताइए, बता के जाइए। मैं आपको आज बता के जाऊंगा, और मैं ये कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर ने तो शायद राहुल कंवल को लिख के भी दिया था। राहुल जी, आपको याद होगा आपके कॉन्क्लेव पर, न तो हमने कोई प्री पोल अलायंस करा है, न हम पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम अपने बलबूते पर जितनी सीटें पाएंगी, और हमारी उम्मीद ये है कि अब अर्श पे रहेंगे, फर्श पे नहीं। और जिस तरह से वोट पड़े हैं पहले दौर के इलेक्शन में, उससे हमारी हौसला और हमारी बुलंदी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। संजय जायसवाल जी जुड़ गए हमारे साथ, भाजपा के सांसद हैं पश्चिम चंपारण से। स्वागत है आपका संजय जायसवाल जी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि चर्चा हो रही है इस वक्त प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा? फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी के जो अंदरूनी आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं? पीके आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या फायदा दे रहे हैं? मैं अंदरूनी आंकड़ों की बात नहीं करता, पर मैं जितना क्षेत्र घुमा हूं, औरंगाबाद से लेकर मैं सहरसा तक और चंपारण का मैं खुद हूँ, ये पूरा इलाका घुमा हूं। प्रशांत किशोर जी मैक्सिमम अगर परसेंटेज ऑफ वोट लाएंगे तो 5% से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। अगर वो एक सीट भी जीतते हैं तो मेरे को बहुत ही आश्चर्य होगा कि वो कौन सी सीट है जिससे वो चुनाव जीत सकते हैं। पूरे इलाके में मैं देख रहा हूँ कहीं भी उनका कोई ऐसा कॉन्टेस्ट में नहीं है, फर्स्ट तो जाने दीजिए, कहीं सेकंड के भी कॉन्टेस्ट में वो नहीं है। ये पूरा चुनाव डायरेक्टली एनडीए
बनाम महागठबंधन हो रहा है। जो उनके कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सीटें होंगी जहां से वो 10,000 प्लस वोट पा सकें, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार चिराग जी ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने दोनों ने लगभग 5% वोट कम किए थे और आज वो दोनों वोट एनडीए के साथ हैं। प्रशांत किशोर जी कहीं कोई फैक्टर नहीं है, टेलीविजन पर बहुत फैक्टर हैं, यूट्यूब पे फैक्टर है, पर जमीन पे अगर देखा जाए, चंपारण से जहां उन्होंने शुरू किया था वहां पर अगर मैक्सिमम मैं उन्हें कहूं तो 3 सीटें हो सकते हैं जहां उनको 10,000 वोट्स आ जाए। शिवराज जी, एक बड़ा चैलेंज है इस बात का भी कि क्या कहीं डिजिटल और सोशल का जमीन पर वोटिंग पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं। अगर डिजिटल सोशल में कौन जीता तो पीके बाकियों से बहुत आगे हैं, लेकिन इसका चुनाव पर, वोटिंग पर कितना असर है ये पता चल जाएगा 14 जी। इसका एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली राहुल पिछले चुनाव में हो चुका है। इसके पहले एक पार्टी लॉन्च हुई जिसको प्लूरल्स पार्टी कहा गया, पुष्पम प्रिया चौधरी उम्मीदवार, उन्होंने तो बाकायदा फ्रंट पेज पे ऐड देकर के कहा कि मैं नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत शानदार कैंपेन चला। जो बात आज प्रशांत जी कर रहे हैं लगभग वही बात पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने की, बल्कि उन्होंने सीट वाइज जा करके मैनिफेस्टो रिलीज किया कि हम अगर इस विधानसभा से जीतते हैं तो हम ये करके आते हैं। मैं ये जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी की जमानत लगभग हर सीट पे जब्त हुई। तो ये फर्क है दोनों में, आप दोनों की तुलना करते हुए पीके को और नीचे कर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैं आ रही हूँ, प्रशांत तुलना कर रही हैं, प्रशांत, मुझे आश्चर्य हो रहा है। चलिए ये सवाल हम लोग देखिए प्रशांत जी के साथ जो एक अच्छी बात है वो ये है कि ग्राउंड पर जो 3 साल उन्होंने पद यात्रा की, इसको लेकर के जो एक सीरियस कंटेंडर के रूप में उनकी जो छवि बनी, ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात हुई। भाई प्रशांत जी के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, पवन जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का 2015 कैंपेन साथ बैठ करके किया है हमने। बात उसकी नहीं है, बात इंटेंशन की भी नहीं है, बात है बिहारी वोटर की। बिहारी वोटर के बारे में राजीव जी ने भी जिस तरीके से बात की, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए बिहारी वोटर 1990 से लेकर के जो भी एक जातीय हिंसा होती रही बिहार में, वो उसका पटाक्षेप होता है 2000 के बाद, 2005 के आसपास के बाद हम देखते हैं कहीं भी जातिगत हिंसा उस तरीके से नहीं हुई। दूसरी चीज मैं एक आंकड़ा जरूर देना चाहती हूँ, एलजेपी अपने पीक पर जब थी 2005 की मैं बात करूं, उसका वोट शेयर 12 के आसपास रहा। उसके बाद एलजेपी का वोट शेयर कभी भी 5% से ऊपर नहीं जा पाया। ये बात इसलिए जरूरी है राहुल जी क्योंकि लगातार मैं ये देख रही हूँ प्रोजेक्शन कि अगर पीके कोई आती, भगवान करे ऐसा हो, मैं खुद चाहती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ जनसुराज को, लेकिन ये कैसे होगा? ये तो सिर्फ आंकड़े आएंगे कितने, वो तो 14 को ही पता है। हमारा काम ये था कि कुछ सिनारियो बना दिए जाएं कि अगर इतने आए तो क्या हो सकता है। वोट तो बिहार की जनता को ही देना है। यशवंत देशमुख के आंकड़े क्या बता रहे हैं, जरा यशवंत जी बताइए कि आपका जो पूरा अब तक एनालिसिस बना, पीके अर्श पर है या फर्श पर? यशवंत जी अपने आप को जरा अनम्यूट कर दीजिए भाई। माफी चाहता हूँ राहुल, उम्मीद कर रहा हूँ आवाज आ रही होगी। बुलंदी से आ रही है। क्रेडिट वेयर ड्यू, मतलब पिछले साल मुझे याद है जब हमने ट्रैकर के आंकड़े देने शुरू किए थे, उस समय 2-2.5% के आसपास पीके का जो ट्रैक्शन आ रहा था, मैंने स्वयं उनको डिसमिस किया था। मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि ऐसा लगता था कि बिहार की जो राजनीति बाइपोलर है उसमें किसी तीसरे का, अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत अच्छा काम आपने राहुल किया, आपने नई पार्टियों का विस्तार से जो जीते भी और जो हारे भी, आपने एक चीज ध्यान दी होगी, जितनी भी नई पार्टियां आई या तो फिल्मी स्टारडम से निकल के आई या फिर किसी आंदोलन से निकल के आई, चाहे एजीपी का आंदोलन था या अन्ना आंदोलन से निकल के अमन। पीके के साथ में ना फिल्मी स्टारडम, ना कोई आंदोलन, ना बिहार की राजनीति में जातिगत कोई आधार। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि पिछले साल जब मैं इस बात का आकलन कर रहा था तो मैंने भी इस बात को एक तरह से लगभग नकार करके हवा में उड़ा दिया था कि जब ये कुछ है ही नहीं, किसी भी तरीके का चेकबॉक्स नहीं टिक कर रहा है, तो कैसे ये संभव होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जो शुभ्रस्ता ने अभी कही वो ये, मुझे लगता है कि जो जूता घिसता है राजनीति में उसको कहीं ना कहीं ट्रैक्शन मिलता है। पीके ने 2 साल जो जमीन पे मेहनत की है वो हमारे जैसे लोगों को कम से कम इस मामले में उन्होंने गलत साबित किया, जिसे हम कह सकते हैं कि हम कह रहे थे ये नहीं हो पाएंगे, उन्होंने कम से कम अपने आप को एक बहस में या उस राजनीति के रेस में अपने आप को लाके खड़ा कर। हमने उनकी 2-2.5% से लेके 22-23% की पॉपुलैरिटी की जर्नी को भी नहीं, पर पॉपुलैरिटी वोट नहीं है। देखिए अहम बात यह है
कि लोकप्रियता वोट में Popularity तब्दील हो वोट जाए। नहीं। लेकिन इसमें मैं अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति धरातल पर उतरकर प्रशांत किशोर ने की, क्या वो बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए एक सबक नहीं कि उतर जाइए, सारा काम छोड़ दीजिए, लगातार लड़ते रहिए? अगर गठबंधन ने इस तरह से जमीन पर काम किया होता, क्या वो एमजीपी के लिए बेहतर नहीं होता? क्या मिसाल नहीं कि भाई मेहनत तो कीजिए, जो अभी बात कर रहे थे यशवंत की, भाई जूते तो घिसिए अपने। नहीं, मैं एक बात साफ तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने लगातार, और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने 2 सप्ताह यहाँ रह के जो यात्रा किया एसआईआर के खिलाफ, और बिहार के 25 जिलों से वो यात्रा गुजरी, उसमें साफ संकेत था कि महागठबंधन की तरफ ये है और परिवर्तन यहाँ अवसंभावी दिखता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। और जो बेसिक इश्यूज़ है उसको लगातार हम लोगों ने उठाने का काम किया। एक तो प्लान यहाँ बड़ा मुद्दा है, नौकरी यहाँ बड़ा मुद्दा है, उसी तरह से किसानों की समस्या, किसानों की आमदनी बड़ा मुद्दा है, एमएसपी बड़ा मुद्दा है, मजदूर का प्लान बड़ा मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से सरकार ने बिहार के साथ व्यवहार किया है, एक मजदूर सप्लाई स्टेट बना दिया है। अब जहाँ कहीं भी जाइए देश के चौराहे पे आपको बिहार के लेबर दिखेंगे, जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए बिहार के छात्र नौजवान दिखेंगे। यही बिहार था जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और दुनिया भर के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। और सबसे ज़्यादा अभी छात्र किसी एक स्टेट से है, सबसे ज़्यादा नौजवान पिछली दफा रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में बाहर गया है। अगर इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ना रहता तो तेजस्वी सत्ता में भी आ सकते थे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी वैसा ही रहेगा, या कांग्रेस वोटों की गिनती वाले दिन भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? फिर से कमजोर कड़ी तो साबित नहीं होगी। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं वही आपको बताना चाहता हूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने का प्रदर्शन जरूर थोड़ा खराब रहा था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष था और उसमें कांग्रेस पार्टी को 19 के मुकाबले 10,82,000 वोट की बढ़ोतरी हुई। और परसेंटेज में भी ये करिएगा तो 2.2% वोट बढ़ा था, 7% की जगह 9.2% वोट बढ़ा था। सीट 1 से 3 हुआ और अगर पूर्णिया को जोड़ेंगे तो 4 सीट हम लोग जीते। पर वो तो पिछले चुनाव में था, मैं इस दफा की बात कर रहा हूं। इस दफा तो जो जनरल सेक्रेटरी बन के आए कृष्णा अलावरू, उन पर तो कांग्रेस के भीतर से ही स्लीपर सेल होने का आरोप लगा। वो तो कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो कि संगठन का काम देख रहे थे, उन्हीं पर आरोप लगा। अखिलेश जी, नहीं, वो आरोप ठीक है, थोड़ी उस गलती को भी मैं मानता हूं कि उसको सुलझाया जा सकता था। पहले सीटों के बंटवारे में देरी हुई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब तो वैसे स्टेज समाप्त हो चुका है, अब तो चुनाव है और पहले चरण का मतदान हुआ है, उसमें जो हम लोगों को संकेत मिले हैं उसमें हम लोगों की बढ़त है। और उसी तरह से उन लोगों के यहाँ भी प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आज तक जब समाप्त हो गया प्रचार, और प्रचार समाप्त होने तक न तो प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि 2025 के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार चेहरा होंगे, न कभी गृह मंत्री ने कहा, बल्कि उन्हीं के साथ काम कर रहे जेडीयू कोटे के मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि नहीं, जो विधायक चुन के आएंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। जायसवाल जी, आप जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब इस सवाल का। साफ है कि नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार का एक नाथ शिंदे हो जाए? बिल्कुल नहीं, हमारा नारा ही है 2025 नरेंद्र और नीतीश। लेकिन आपने जो पहला प्रश्न किया था, मैं उस पर आऊंगा। पीके खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनके बिहार के अध्यक्ष मनोज भारती जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनके प्रवक्ता पवन वर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जिस पार्टी के टॉप 4 लीडरशिप चुनाव ही नहीं लड़ रहा हो, उसके परफॉर्मेंस की बात ही करना बेमानी है। किस आप पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं जिसके टॉप 4 लीडरशिप चुनाव ही नहीं लड़ते हैं? तो
फैक्ट यह है कि प्रशांत किशोर जी, चूंकि शुरुआत ही उन्होंने झूठ बोल के किया, उनकी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 22 में, पर उन्होंने पब्लिक के सामने प्रोजेक्ट किया जैसे वो 2 अक्टूबर 24 को वो पार्टी बना रहे हैं। तो ये सारी बातें पब्लिक को पता है और इस कारण से उनका ये हश्र हुआ है कि वो कहीं आज लड़ाई में नहीं दिख रहे। प्रभु चावला, आपको लगता है कि पीके की बहुत बड़ी गलती थी? इतना उन्होंने माहौल बनाया कि राघोपुर से लड़ेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, माहौल खूब बनाया और आखिरी मौके पे निकल गए किनारे और लड़े ही नहीं। राहुल, मेरा ओपिनियन आपको पता ही है उनके बारे में, वो टीवी पे ज्यादा डिस्कशन करते हैं। पॉलिटिकल नेताओं से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने एक माहौल बनाया है, बहुत पैसा है उन्होंने अच्छी तरह से कमाया है, ठीक तरीके से कमाया है। कमाई नहीं, यहाँ तो खर्चे हैं। नहीं खर्च कर रहे हैं ना, वो इतना कमाया उन्होंने, हर पॉलिटिकल लीडर से पैसे लिए, कंसल्टेशन किया, रेगुलर इलीगल नहीं की काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। समझिए कि इतना टाइम हम उसके ऊपर खराब कर रहे हैं क्योंकि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, आपने अज्यूम कर लिया कि इतने % वोट मिलेंगे तब इतना होगा, इतने मिलेंगे तब इतना होगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला दोनों का? इस तरह भी हम प्रशांत किशोर 12%, एनडीए को 110 सीटें तो मिल जाएंगी वर्स्ट सिनेरियो के अंदर। तो एनालिसिस आपका बेस्ड ऑन एनडीए विक्टी ऑन प्रशांत किशोर। यू आर अंडर एस्टिमेटिंग एनडीए अदरवाइज, कि प्रशांत किशोर नहीं होंगे तो एनडीए जीतेगी नहीं। इस हिसाब से कि आप तो कह रहे हैं कि एनडीए का उसको वोट मिलेंगे तभी एनडीए जीतेगी, और मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर पांडे जितने वोट लेंगे उतना एनडीए को नुकसान होगा, ये मेरी बात है। और दूसरा, आपने जिस तरह से कहा कि वर्कअप में आपसे जो हैव ए पॉइंट ऑफ व्यू, हैव ए पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे पहले देशमुख ने कह दिया जो मैं कहने वाला था, जिन पार्टियों को आपने कहा स्टार्टअप का, उनके पीछे की हिस्ट्री थी। एनडीआर को कहा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। एनडीआर हिस्टोरिकली वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स थे, एंटी इनकम्बेंसी थी उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ। अब जो उसके असम की बात करें, वो लड़के वहां पर पोलराइजेशन हुआ था, मैसेकर हुए थे वहां पर। आप किन लोगों का किनका कंपैरिजन कर सकते हैं? प्रशांत किशोर को इतनी इंपॉर्टेंस दे करके आई थिंक वी आर ट्राइंग टू अंडर वैल्यू द वैल्यू पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री। तो उस प्रशांत किशोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आई फील बिकॉज ही वांट दैट अटेंशन, ही डिजर्व्स टू इट, बिकॉज उसने मेहनत की है, ग्राउंड पे काम किया है, उसे 10-12 लीडर्स को कंसल्टेशन भी दी है। अगर उन्हीं लीडर से आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए उनके बारे में, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के हैं वो। आप जाके बात करिए, जाकर के मुद्दा जी से। मैं आना चाहता हूं एसआईआर के प्रभाव पर, लेकिन एक सवाल मैं उससे पहले अमिताभ तिवारी से पूछ लूं कि प्रशांत किशोर अर्श पर या फर्श पर, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं भाई? वोट वाइब का क्या आंकलन है? अभी साइलेंस पीरियड में आकलन तो नहीं बताया जा सकता है, बट अगर वो खुद ही कह रहे हैं अर्श पे या फर्श पे, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि फर्श पे रहेंगे, अर्श पे रहेंगे, तो फर्श पे ज्यादा रहने की संभावना है। पहला चुनाव है, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है पार्टी की तरफ से या उनके सपोर्टर्स की तरफ से, मुझे लगता है। चलिए अब हम नजर डालते हैं एसआईआर के प्रभाव पर, क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। राहुल, इन चीजों का जवाब तो देने दीजिए। अच्छा, आपको किस, मेरे पास क्योंकि कई सारे हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमने मिलकर इस चुनावी शो के लिए बहुत तैयारी के साथ कुछ आंकड़े तैयार किए, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं आऊँगा आपके पास पवन जी, 1 मिनट में एसआईआर के आंकड़े थोड़े दिखा देता हूँ। बहुत मेहनत हुई है इन सब चीज़ों को तैयार करने में। तो कुल मिलाकर 243 सीटें हैं, जिसमें हटाए गए वोटर 3.7 मिलियन है, यानी प्रतिशत है 4। फेज 1 में 121 सीटें थी, जो हटाए गए वोटर थे वो 1.53 मिलियन थे और प्रतिशत था 3.9। मैं ज़रा एसआईआर के आंकड़े आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम देखें तो एसआईआर का सबसे ज़्यादा प्रभाव सीमांचल के क्षेत्र में, जहां करीब 6% जो वोटर्स हैं वो मतदाता सूची से हटाए गए। प्रभाव तो लगभग सारे राज्यों में है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश जी बार बार ज़मीन पर बोल रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा, वैसा असर है या नहीं। तो 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर 0 से 2.5% जो वोट हैं वो कम हुए हैं, औसतन करीब 14,300 वोट। 2.5 से 4.9 के करीब 106 सीटें हैं। 4.9 से 7.27 की करीब 76 सीटें हैं, और 7.27 से ज़्यादा जहां पर वोट कम हुए हैं वो 31 ऐसी सीटें हैं। और अगर हम इनको क्षेत्रों में बांट के देखते हैं तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वोट्स जो कम हुए हैं वो सीमांचल के क्षेत्र में कम हुए हैं। जय मृग हमारे साथ हैं। जय मृग, कांग्रेस इसको बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर उतार रही है। क्या आपको लगता है कि एसआईआर में जो ये वोट्स कम हुए हैं उनका कोई चुनाव के परिणाम पर असर पड़ेगा, या इतना प्रभाव नहीं है कि वोट के रिजल्ट को वो इम्पैक्ट कर दे? राहुल, बिल्कुल सही सवाल किया आपने।
हमने बहुत डिटेल में हर क्षेत्रवार जाकर देखने की कोशिश की। अभी ये जो स्क्यू है थोड़ा है, लेकिन वो स्क्यू ज्यादा नहीं है। जैसे सीमांचल में आपने बताया ऑलमोस्ट 6% वोटों की घटत है, लेकिन बीजेपी के जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जैसे मगध है, वहां पे भी लगभग 3.25% वोटों की कमी हुई है। मतलब द स्क्यू इज नॉट वेरी बिग, जो हम स्प्रेड कहेंगे वो उतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम एकदम एक लेंस ऑफ विक्ट्री, भाई एसआईआर से सीट का मार्जिन पे असर पड़ेगा, सीटें बिगड़ जाएंगी, अगर हम उस तरीके से बात करें तो सी देयर आर अबाउट 107 सीट्स जो आखिरी दो कैटेगरी है, लगभग 4.9% से ज्यादा जो 176 सीट्स है, और आखिरी जो 31 सीट है, मतलब लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जहां पे सर का जो रिडक्शन है वो शायद ना कहीं मार्जिन ऑफ विक्ट्री को टच कर रहा है। अभी उसमें से भी राहुल, अगर हम उन सीटों पर फोकस करें जो डायरेक्ट कंटेस्ट है बिटवीन एनजी एंड एनडीए, तो वहां पे देयर अबाउट 80 सच सीट्स, और उसमें से 46 आर ऑलरेडी एनडीए सिटिंग, ओनली 34 आर हेल्ड बाय महागठबंधन। मतलब एक तरीके से थोड़ा ओवर स्टेटमेंट हो गया कि सर से महागठबंधन को ही नुकसान होगा। यूनिफॉर्म वायरलेस मोर और लेस अक्रॉस रीजन्स है, अक्रॉस पार्टी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। हमारे साथ इस वक्त अशोक चौधरी जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार में मंत्री भी हैं। अशोक जी, कहीं ना कहीं जब हम बिहार में दौरा कर रहे थे तो ऐसा लगा कि नीतीश जी के प्रति सहानुभूति है। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन बावजूद उसके वोटरों में और ख़ासतौर से महिलाओं में ये भाव था कि चलो इन्होंने हमारा भलाई किया है, कुछ नुकसान नहीं किया। क्या यही एक बड़ा फैक्टर है? क्योंकि बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है हमारे विशेषज्ञों द्वारा स्टूडियो में, वो ये कि ऐसा ना हो कि 14 नवंबर के बाद बीजेपी बिहार में भी एकनाथ शिंदे कर दे। नहीं, देखिए, ऐसा हम ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का, ये तो हाइपोथेटिकल बात है कि महाराष्ट्र वाली हालात हो जाए, नहीं यहाँ वाली हालात हो जाए। लेकिन बिहार में जो वोट हो रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से नीतीश जी के जो गुड गवर्नेंस है उसका इम्पैक्ट है, और गुड गवर्नेंस का इम्पैक्ट है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जनता है वो एनडीए की सरकार, खास करके नीतीश जी की और मोदी जी की जो जोड़ी है उसके ऊपर वोट कर रही है। और कहीं ना कहीं जो वोट करने के अलावा 20 साल के बाद भी रूल करने के बाद भी कहीं भी नीतीश कुमार या इसके लिए कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आफ्टर रूलिंग फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स सरकार के खिलाफ कहीं रोष नहीं है। सरकार के जो प्रावधान रहे जनता के लिए, नियम रहे, कानून रहे, उसके लिए उनको ये नहीं है कि नीतीश जी हैज़ नॉट डन गुड। और इनको कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भी कि ये आएंगे तो ये सब चीज बिगाड़ देंगे। सतीश के सिंह आपसे एक सवाल पूछेंगे। सतीश जी, तो एक बहुत क्लियर कट। अशोक जी नमस्ते। अरे भाई ये बताइए कि नीतीश जी नीतीश जी का नाम घोषित नहीं हुआ, आपको पीड़ा होती है, और इस पीड़ा को खत्म करने के लिए क्या रास्ते आपने सोचे हैं आगे? नहीं, देखिए, ये तो एक जबरदस्ती का एक कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो नाम अनाउंस करने का 14 तारीख तक वैकेंसी नहीं है क्या? उसके बाद भी वैकेंसी नहीं है? उसके बाद भी वैकेंसी नहीं है। अगर मान लीजिए वैकेंसी हो जाए, अगर मान लीजिए वैकेंसी हो जाए तो आपने कुछ ऑल्टरनेटिव विकल्प सोचा है या नहीं सोचा है? कोई होगा ही नहीं। हम लोग राजनीति हेतु मतभूत में नहीं करते हैं। नीतीश जी इज द चीफ मिनिस्टर एंड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सतीश जी तो लड़ाई करने में लग गए हैं। वक्त इस कार्यक्रम में खत्म हो गया है। हमारे नए चुनावी सेट से ये हम लोगों का पहला कार्यक्रम था। अशोक चौधरी जी आपका धन्यवाद। अखिलेश प्रसाद सिंह आप जुड़े, राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, पवन वर्मा जुड़े, तमाम हमारे साथ चुनावी विशेषज्ञ जुड़े। तो एक नई पहल, एक नई शुरुआत इस चुनावी स्टूडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभराष्ट्र आपका, सतीश के सिंह आपका, अखिलेश शर्मा आपका, विजय त्रिवेदी जी, अजीजा, हमारी पूरी टीम
11 तारीख को एक बार फिर से पहले वोटिंग के दौरान और फिर एग्जिट पोल के लिए आपके साथ आएगी। तमाम आंकड़े, तमाम ज़मीन से हम आपको रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी इंडिया में हम फिर लौटेंगे।